हेलो बालक, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं मजे में होंगे। मैं भी बहुत मजे। हमने हमारे प्रीवियस सेशन में चैप्टर 4 को आधा कंप्लीट कर लिया था। चैप्टर 4 थोड़ा लंबा चैप्टर है, चैप्टर 5 भी थोड़ा लंबा चैप्टर है, बट अभी हम 4 पे हैं तो 4 की बात करते हैं। आधा कंप्लीट कर लिया था हमने। अब रिमेनिंग हाफ ऑफ द चैप्टर वी आर गोइंग टू कवर इन दिस सेशन। तो रिमेनिंग हाफ जो है वो बहुत ही डेंजरस कॉन्सेप्ट है। वाई ऐसे डेंजरस कॉन्सेप्ट? क्योंकि यहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कंटिन्यूअस बेसिस पे, और साथ ही साथ आप पाओगे कि यहाँ केस स्टडीज बनाए जा सकते हैं, क्योंकि आप बहुत सारे यहाँ पोर्टफोलियो एनालिसिस टूल्स को स्टडी करते हो। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज द स्ट्रेटेजिक एग्जिट। एग्जिट का क्या मतलब होता है, आप कनेक्ट कर लोगे प्रीवियस सेशन से। अगर आप पहली बार ये सेशन ज्वाइन कर रहे हो तो मैं आपको पहले ही बता दूं, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 पार्ट 1 ये कंटिन्यूअसली डे बाय डे होता है। तो और आपके लिए प्लेलिस्ट बना रखा है मैंने एफएमएसएम का, रिवीजन से रिलेटेड। आप सिंपली क्या कर सकते हैं, एफएमएसएम रिवीजन जैन 25 कंप्लीट रिवीजन है। आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो यू विल फाइंड लेक्चर्स आर अरेंज्ड सीक्वेंशियली। बड़ी आसानी से आप क्या कर सकते हैं, शुरू से सारे चैप्टर्स को कवर कर सकते हैं। व्हेन यू टॉक अबाउट स्ट्रेटेजिक एग्जिट, एग्जिट का मतलब क्या है? एग्जिट का मतलब होता है बाहर निकलना बिजनेस से, राइट। दैट मे बी वन ऑफ द थिंग जो आपको करना होता है व्हेन यू टर्न अराउंड योर बिजनेस। तो टॉपिक का नाम है स्ट्रेटेजिक एग्जिट, एंड दिस इज बेसिकली फॉलोड व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन सब्सटेंशियली रिड्यूसेस द स्कोप ऑफ इट्स एक्टिविटी। अगर आप अपने एक्टिविटी को रिड्यूस कर रहे हैं, नो, आप किसी मार्केट से बाहर निकल गए, आपने कोई प्रोडक्ट लाइन ड्रॉप कर दिया, आपने कोई प्रोडक्शन फैसिलिटी ड्रॉप कर दिया, कुछ इस तरह की बातें अगर आप कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रेटेजिक एग्जिट। In this, we have to study a strategy called as turnaround strategy. Now, what is turnaround? Let me tell you, ये आया कहां से? So we have a strategy called as retrenchment. शुरू में ही हमने कहा था. So when we talk of the strategic exit, we are technically talking of the retrenchment strategy. Retrenchment का मतलब होता है बिजनेस के स्कोप को कम करना, और स्ट्रेटजी एग्जिट या जब आप रिट्रेंचमेंट की बात करते हैं तो ये आप कब करते हो? जब सिचुएशन आपके फेवर में ना हो, इससे नेगेटिव कैश फ्लो हो रहा है, प्रॉफिट नहीं अर्न कर पा रहे हो आप, या फिर आपकी फिजिकल फैसिलिटी डिटोरिएट कर रही है, या फिर आपका मार्केट डिमांड कम हो रहा है, या आपका प्रोडक्ट ऑब्सोलीट हो गया, या बहुत ज्यादा कंपटीशन है। बहुत सारे रीजन हो सकते हैं इसके, एंड इन सब रीजंस की वजह से यू अप्लाई रिट्रेंचमेंट। व्हेन यू अप्लाई रिट्रेंचमेंट, इसके अंदर यू हैव 3 डिफरेंट ऑप्शंस व्हाट यू कैन अप्लाई। वन इज कॉल्ड एज टर्न अराउंड। इफ टर्न अराउंड फेल्स, वी अप्लाई समथिंग कॉल्ड एज डाइवेस्टमेंट, and if divestment fails, we apply something called as liquidation. तो चलो हम देखते हैं फिलहाल, we have to see the turn around strategy. अब turn around strategy क्या होता है? turn around सीधा सीधा मतलब है इसका पलट देना चीजों को, यानी कि जो नेगेटिव ट्रेंड है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, जो नेगेटिव ट्रेंड है उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना। अब फॉर एग्जांपल, इफ कैश फ्लो इज नेगेटिव परसिस्टेंटली, तो उसको पॉजिटिव कैश फ्लो में कन्वर्ट करना। That is what the turnaround is all about. Turnaround means reversing the negative trend. Retrenchment may be done either internally or externally. दोनों तरह से किया जा सकता है। For internal retrenchment to take place, emphasis is laid on improving internal efficiency. अगर आप internal retrenchment कर रहे हैं तो आपको अपने internal efficiency को बढ़ाने की बात करोगे आप। And when you try to, improve your internal efficiency, then that is known as turnaround strategy. As I told you, if the cash flow is negative and you are trying to reverse it into positive cash flow, so in that case you will have to gain efficiency in your own organization. तो आपको efficiency create करना होगा अपने organization में। तो ये क्या हुआ? ये internal, right? So internal retrenchment में we focus on increasing the internal efficiency, right? And that is basically what happens in the turnaround strategy. There are certain conditions or indicators which point out that a turnaround is needed if the company has to survive. These danger signals are, now see this, अब ये कई तरह से ये सवाल यहां बनता है। पहला सवाल तो ऐसे बनता है कि क्या वो इंडिकेटर्स हैं जो पॉइंट आउट करते हैं कि किसी कंपनी को टर्न अराउंड की जरूरत है? क्वेश्चन नंबर 1। दूसरा तरीका पूछने का, क्या वो डेंजर सिग्नल्स हैं जिसको देखने के बाद कंपनी को टर्न अराउंड अप्लाई करना चाहिए? तीसरा सवाल है, आपसे पूछा जाएगा कि सिक कंपनी है, क्योंकि आप देखना जरा गौर से इन फैक्टर्स को जो अभी मैं आपको दिखाऊंगा, कंडीशंस को, इंडिकेटर्स को, डेंजर सिग्नल्स को। अगर किसी भी कंपनी में कपल ऑफ डेंजर सिग्नल्स आर प्रेजेंट, तो आप उसको ऑटोमेटिकली सिक कंपनी की कैटेगरी में डाल दोगे। आप खुद ही बोलोगे हाँ सर ये तो सिक कंपनी है।
ऐसा भी क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है कि उन्होंने ये नहीं पूछा कि भाई कंपनी में क्या क्या ऐसे इंडिकेटर है जिससे पता चले कि इस पर टर्न अराउंड लगाना है, ऐसा ना पूछ के उन्होंने उसको दूसरी तरह से पूछा कि एक सिक कंपनी है, बताओ इसको कैसे मैनेज करें। तो आपने अपना आंसर क्या देना था, भाई टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी को अप्लाई करो। तो सिक कंपनी के नाम से भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जरा देखो, मैंने कहा था ना ये पार्ट बड़ा डेंजरस है। परसिस्टेंट नेगेटिव कैश फ्लो, व्हेन आई से परसिस्टेंट नेगेटिव कैश फ्लो, तो लगातार नेगेटिव कैश फ्लो है। ऐसा नहीं कि एक क्वार्टर में नेगेटिव कैश फ्लो हुआ तो हम कहते हैं कि ये कंपनी, ना ना ऐसा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। दैट शुड बी परसिस्टेंट, चला आ रहा है एंड यू आर नॉट एबल टू कंट्रोल इट, देन यू हैव टू अप्लाई सम स्ट्रैटेजी टू कन्वर्ट, रिवर्स दैट नेगेटिव कैश फ्लो इनटू पॉजिटिव। और ये एक ही तरीका पॉसिबल है इसके लिए, आप जानते हो, आपको अपने इंटरनल एफिशिएंसी को बढ़ाना होगा। अनकॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट और सर्विस, व्हेन यू नो प्रोडक्ट इज नॉट कॉम्पिटिटिव एट ऑल। अब प्रोडक्ट कॉम्पिटिटिव ही नहीं है तो बिकेगा नहीं, बिकेगा नहीं तो फिर क्या होगा, रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा, तो जाहिर सी बात है कैश फ्लो आपको क्या दिखेगा, नेगेटिव। डिक्लाइनिंग मार्केट शेयर, आपके प्रोडक्ट का मार्केट शेयर क्या हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है। डिटोरिएशन इन फिजिकल फैसिलिटीज, ओवर स्टाफिंग, हाई टर्नओवर ऑफ एम्प्लॉइज एंड लो मॉरल, मिसमैनेजमेंट। नाउ दीज आर सर्टेन डेंजर सिग्नल्स, जिसके बाद आपको टर्न, आपको याद होगा मैं रेगुलर क्लास में, इस रिवीजन में तो नहीं, आपसे मैंने इसके बारे में जिक्र किया था। वी ऑलवेज टॉक अबाउट नोकिया। और आप कहते हैं नोकिया को टेक्नोलॉजिकल चेंज ने, जो एंड्रॉइड आया, इससे बहुत बड़ा हार्म हुआ जिससे वो संभल नहीं पाए। बट उससे पहले भी नोकिया की कमी एक हमेशा से रही है, एंड दैट वाज द मिसमैनेजमेंट। तो क्या मैनेजमेंट का अच्छा ना होना, मिसमैनेजमेंट इज अ डेंजर सिग्नल? आप बोलोगे यस। इफ मिसमैनेजमेंट इज देयर तो बहुत सारे रॉन्ग डिसीजंस लिए जाएंगे जिसका इंपैक्ट बिजनेस पे होगा। तो अगर मिसमैनेजमेंट है, फिजिकल फैसिलिटी डिटोरिएट कर रहा है, आपके प्रोडक्ट का डिमांड गिर रहा है, आपका प्रोडक्ट अनकंपिटिटिव हो रहा है, नेगेटिव कैश फ्लो दिख रहा है आपको, नेगेटिव प्रॉफिट दिख रहा है आपको, इन सब सिचुएशन में आप बोलोगे कि नाउ दिस इज अ सिक कंपनी, वी हैव टू अप्लाई टर्न अराउंड। हमें क्या करना होगा, टर्न अराउंड को अप्लाई करना होगा, इससे पहले कि नुकसान बहुत ज्यादा हो जाए। जैसे ही आप ये डिसीजन लेते हैं कि मुझे टर्न अराउंड को अप्लाई करना होगा, तो देन देयर कम्स द एक्शन प्लान फॉर टर्न अराउंड, एंड दिस इज अ स्पेसिफिक क्वेश्चन। कई बार एग्जाम में आ चुका है, एक्शन प्लान कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो टर्न अराउंड को हम कैसे मैनेज करें, क्योंकि ये नॉर्मल सिचुएशन नहीं है, ये इमरजेंसी है, यस और नो। इसको हम कैसे मैनेज करें? फॉर टर्न अराउंड स्ट्रेटजीज टू बी सक्सेसफुल, it is imperative to focus on the short and long term financing needs as well as on strategic issues. A workable action plan of turnaround would involve the following stages. सीधा stages, इसको ध्यान में रखना है आपको। A workable plan of turnaround में कितने stages होते हैं? This is what you have to keep in mind. तो stage 1 देखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं? Suppose there is a company and there are danger signals. क्या है वहां danger signals है? अब आपको turnaround अप्लाई करना है, तो आप सबसे पहले क्या करोगे? आप करंट सिचुएशन को एसेस करोगे ना, पर बेसिक चीज यही दिमाग में आने वाला है आपके भी। तो असेसमेंट ऑफ करंट प्रॉब्लम्स, जो करंट प्रॉब्लम्स हैं उनको हमें क्या करना होगा, एसेस करना होगा कि आखिर प्रॉब्लम्स हैं क्या। तो करंट प्रॉब्लम को एसेस करने का मतलब क्या हुआ? लुक, जैसे हम कहते हैं कि आपका सेल डाउन हो रहा है, डिक्रीजिंग कंसिस्टेंटली, व्हाट आर द रीजन? आपको ये समझना होगा। प्रॉब्लम है सेल का कम होना, बट इसका रीजन क्या है? अब रीजन हो सकता है कि आपके सेल्समैन सही से काम नहीं कर रहे, रीजन हो सकता है कि आपके प्रोडक्ट में फीचर लैक कर रहे हैं, कुछ भी रीजन हो सकता है ना। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इसका रीजन क्या है, और इसके रीजन को समझने के लिए आपको प्रॉब्लम को एसेस करना होगा। सो प्रॉब्लम को एसेस करो, रूट कॉज को फाइंड आउट करो। जब आपको रूट कॉज ऑफ प्रॉब्लम समझ में आ जाता है कि अगर सेल नहीं हो रहा है तो क्या रीजन है, आपने देखा कि आपका सेल्स टीम सही से काम नहीं कर रहा है, तो आपने ये रीजन फाइंड आउट कर लिया, देन यू कैन अप्लाई द सोल्यूशन। अदरवाइज हाउ कैन यू अप्लाई द सोल्यूशन? तो आइडिया बहुत सिंपल है। The first step is to assess the current problems and get to the root cause and extent of damage the problem has caused. इस प्रॉब्लम ने कितना डैमेज ऑलरेडी कर चुका है, इसको आपको एसेस करना है, प्रॉब्लम के रूट कॉज तक आपको पहुंचना है। दैट इज योर स्टेप नंबर 1। तो वर्केबल टर्न अराउंड एक्शन प्लान में जो पहला स्टेप है उसमें हम क्या करते हैं, एसेस द प्रॉब्लम। स्टेज 2, एनालाइज द सिचुएशन एंड डेवलप अ स्ट्रेटेजिक प्लान। राइट, सो नाउ वी विल बी एनालाइजिंग द सिचुएशन थॉरली, और हम एक स्ट्रेटेजिक प्लान डेवलप करेंगे कि हम इस सिचुएशन से कैसे रिकवर करने वाले हैं। बिफोर यू मेक एनी मेजर चेंजेस, डिटरमिन द चांसेस ऑफ द बिजनेस सर्वाइवल, आइडेंटिफाई एप्रोप्रिएट स्ट्रेटजीज एंड डेवलप अ प्रिलिमिनरी एक्शन प्लान। यू विल हैव टू चेक फॉर द बिजनेस सर्वाइवल, द बिजनेस इज गोइंग टू सर्वाइव और नॉट। तो बिजनेस सर्वाइवल होता है तभी हम, अदरवाइज वी विल गो फॉर डाइवेस्टमेंट। फिर हम उस वर्टिकल को क्या करेंगे, हटा देंगे। जिस वर्टिकल से हमें नुकसान हो रहा है हम सिंपली उसको हटा देंगे। राइट,
लेकिन ये देखने के बाद कि ये सर्वाइव कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो जब आप सेकंड स्टेज में एनालाइज करते हैं सिचुएशन को, तो आप ये देखते हो कि सर्वाइव करेगा या नहीं बिजनेस, एंड देन आफ्टर यू प्रिपेयर अ प्रिलिमिनरी प्लान, एक प्रिलिमिनरी एक्शन प्लान आप बनाते हैं कि क्या क्या चीजें करी जा सकती है। बट उस प्रिलिमिनरी एक्शन प्लान को इंप्लीमेंट करने से पहले उसको दैट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, जाहिर सी बात है। स्टेज 3 में यू इंप्लीमेंट एन इमरजेंसी एक्शन प्लान ना। अब आपको इमरजेंसी एक्शन प्लान क्या करना होगा, इंप्लीमेंट करना होगा। बिकॉज लुक, टर्न अराउंड का मतलब आप कह रहे हो नेगेटिव ट्रेंड है, और अगर वो नेगेटिव ट्रेंड लंबे समय तक चला तो वो आपको बहुत ज्यादा हार्म करेगा। तो आप उससे तुरंत रिकवर करना चाहते हो एज सून एज पॉसिबल। तो यू विल हैव an emergency action plan. If the organization is in a critical stage, an appropriate action plan must be developed to stop the bleeding and enable the organization to survive. Stop the bleeding का मतलब है, bleeding मतलब कैश का bleeding. Because negative trend है, इसका मतलब कैश आपकी कंपनी से बाहर जा रहा है। तो आपको उस bleeding को immediately रोकना होगा और ऑर्गेनाइजेशन के सर्वाइवल को आपको इनेबल करना होगा। फॉर दैट पर्पस यू विल हैव टू इंप्लीमेंट इमरजेंसी एक्शन प्लान। सबसे पहले असेसमेंट किया प्रॉब्लम का, उसके रूट कॉज को समझा। सेकंड में एनालाइज किया सिचुएशन को, स्ट्रेटेजिक प्लान डेवलप किया। थर्ड में हमने इमरजेंसी एक्शन प्लान को इंप्लीमेंट किया, क्योंकि तुरंत हमें रिकवर करना है, हम इस सिचुएशन में लंबे समय तक नहीं रह सकते। स्टेज 4 में वी विल रीस्ट्रक्चर द बिजनेस, दैट इज स्टेज 4। आफ्टर इमरजेंसी प्लान वी कैन रीस्ट्रक्चर द बिजनेस। क्या कहते हैं, द फाइनेंशियल स्टेट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस कोर बिजनेस इज पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट। इफ द कोर बिजनेस इज इरिपेबली डैमेज्ड, then the outlook for the entire organization may be bleak। मतलब क्या है इसका सीधा सीधा बात, कि अगर जो फाइनेंशियल स्टेट होता है ऑर्गेनाइजेशन के कोर बिजनेस का, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। बिकॉज अगर कोर बिजनेस का फाइनेंशियल आपका या कोर बिजनेस आपका इस तरह से डैमेज हो जाए कि आप उसको रिपेयर ही ना कर पाओ, उस कंडीशन में पूरे ऑर्गेनाइजेशन पे इसका इंपैक्ट आपको देखने को मिलेगा नेगेटिव। प्रिपेयर कैश फोरकास्ट, एनालाइज एसेट्स एंड डेट्स, रिव्यू प्रॉफिट and analyze other key financial functions to position the organization for rapid improvement. Now you have to see everything. आपको सारी चीजें देखनी होंगी, and you will have to look for, the assets you are having. Debts आप पे क्या क्या है, आपको अपने प्रॉफिट को रिव्यू करना होगा और डिफरेंट फाइनेंशियल फंक्शंस को आपको स्टडी करना होगा। आपको अपने स्टेटमेंट्स को एनालाइज करना होगा, एंड यू हैव टू कम टू अ कंक्लूजन कि हमारा फाइनेंशियल स्टेट कैसा है, कहाँ क्या दिक्कतें आ रही हैं, किस तरह से हम इसको हैंडल कर सकते हैं। इंटरेस्ट लायबिलिटी अगर बहुत ज्यादा है तो हम उसको कैसे टैकल कर सकते हैं, राइट? या फिर अगर हमारा एसेट बहुत तेजी से डिप्लीट हुआ है तो वी विल हैव टू वर्क फॉर दैट कि हम इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं। सो यू विल हैव टू डू लॉट ऑफ एनालिसिस, एंड ओनली दैट देन यू विल बी एबल टू डिसाइड योर स्ट्रेटेजी। एज सिंपल एज इट इज। ड्यूरिंग द टर्न अराउंड द प्रोडक्ट मिक्स मे बी चेंज्ड। प्रोडक्ट मिक्स क्या होता है, मान लो हमारे पास 4 प्रोडक्ट था, उसमें से एक प्रोडक्ट को हमने बंद कर दिया बिकॉज दैट प्रोडक्ट इज नॉट प्रोडक्टिव। जब हमने एनालाइज किया ना, हमने की फाइनेंशियल फंक्शंस को एनालाइज किया, हमने प्रॉफिट्स को रिव्यू किया, तो हमें पता चलता है कि एक प्रोडक्ट जो है वो बिल्कुल भी रेवेन्यू नहीं जनरेट कर पा रहा है, बिल्कुल भी प्रॉफिट नहीं दे पा रहा है। हमने इसका रीजन समझने की कोशिश करी, हमने ये भी देखा कि उस प्रोडक्ट में हमारे क्या क्या रिसोर्सेज लगे, एंड वंस वी अंडरस्टैंड द रीजन वी कम टू अ कंक्लूजन कि नो दिस इज एन ऑब्सोलीट प्रोडक्ट, अब ये प्रोडक्ट नहीं बिकेगा। तो हमने क्या करना है, उस प्रोडक्ट को डिलीट करना है अपने प्रोडक्ट मिक्स से। सेम फैसिलिटी माइट बी क्लोज, सम फैसिलिटीज माइट बी क्लोज्ड। जैसा मैंने आपको शुरू में कहा था, हो सकता है हमने कोई प्रोडक्शन साइट बंद कर दिया, तो किसी फैसिलिटीज को क्लोज किया जा सकता है। मोरल बिल्डिंग, अब ये सिचुएशन इज नॉट पॉजिटिव, है ना, यू आर गोइंग थ्रू अ नेगेटिव ट्रेंड, तो मोरल डाउन होगा आपके स्टाफ का, तो मोरल बिल्डिंग आपको करना होगा। एंड रिवॉर्ड एंड कंपनसेशन सिस्टम आपको इस तरह से बनाना होगा कि इंटरनल एफिशिएंसी पे ध्यान हो सबका, और साथ ही साथ स्ट्रैटेजी को सही तरह से इंप्लीमेंट किया जा सके। Then we go to the stage number 5, that is returning to normal. टोटल कितने स्टेज हो गए, 5 स्टेज हो गए। सबसे पहले आपने क्या कहा, प्रॉब्लम को एसेस किया, प्रॉब्लम को एसेस करने के बाद आपने सिचुएशन को एनालाइज किया और स्ट्रेटेजिक प्लान बनाया। थर्ड स्टेप में आपने इमरजेंसी एक्शन प्लान को इंप्लीमेंट किया। फोर्थ स्टेज में जाके आपने अपने बिजनेस को रीस्ट्रक्चर किया। देन देयर विल बी स्टेज 5 विच इज कॉल्ड एज रिटर्निंग टू नॉर्मल। रिटर्निंग टू नॉर्मल का मतलब क्या हुआ कि ना, इतना कुछ करने के बाद नेगेटिव ट्रेंड कन्वर्ट हो सकता है पॉजिटिव में, हो सकता है, जरूरी नहीं है होगा, क्योंकि अगर नहीं होता है तो हम कहते हैं टर्न अराउंड फेल कर गया, बट हो सकता है, राइट? इन द फाइनल स्टेज ऑफ टर्न अराउंड स्ट्रेटजी प्रोसेस, द ऑर्गेनाइजेशन शुड बिगिन टू शो साइन ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एंड एनहांसिंग इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। तो आपका प्रॉफिट भी बढ़ेगा, आपका आरओआई भी बढ़ेगा, राइट?
at the final stage of turnaround. Emphasis is placed on a number of strategic efforts, such as carefully adding new product and improving customer service, creating alliances with other organizations, increasing the market share and so on. So how we can survive it? तो हमें market share को इम्प्रूव करना है, अलाइंसेस फॉर्म कर सकते हैं, प्रॉफिट को एलिवेट करने की कोशिश करते हैं, कॉस्ट को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड ग्रेजुअली एंड स्लोली वी कैन रिटर्न टू द नॉर्मल. बहुत सारे आपको सक्सेस एग्जांपल्स मिलेंगे. आई टॉक अबाउट इंडियन रेलवेज. इंडियन रेलवेज का भी टर्न अराउंड हुआ था एंड दैट वाज अ सक्सेस एग्जांपल, राइट. लेकिन फेलियर एग्जांपल भी आपको मिलेंगे. फॉर एग्जांपल एम्बेसडर का भी टर्न अराउंड हुआ था, बट बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए उसका पॉजिटिव इंपैक्ट दिखा था, फिर से एम्बेसडर उसी डायरेक्शन में चला गया. तो वो एक फेलियर की तरह आप उसको देख सकते हैं. ये हमेशा सक्सेस हो ये जरूरी नहीं होता. द इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ टर्न अराउंड स्ट्रैटेजीज आर एज फॉलोज, है ना. ये भी एक क्वेश्चन बनता है, अगर आया तो थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन होगा, है ना, एकदम आउट ऑफ लीग क्वेश्चन जिसको कहते हैं. क्या क्या एलिमेंट्स है टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी के, क्या क्या करना होता है हमें, क्या क्या चीजें हैं जो हमें कैरी आउट करनी होती है. चलो देखो, कंपनी इज मेकिंग लॉस कंटिन्यूअसली. अब ये ऐसा सिचुएशन नहीं है जो नॉर्मल सिचुएशन है ना. दिस इज नॉट नॉर्मल सिचुएशन, this is abnormal situation. This is not a daily business. This is a situation जो कभी कभार अराइज होता है, रेयर है. ये क्यों रेयर है? आइडिया बहुत सिंपल है इसका. कंपनी प्रॉफिट रोज बनाती है, कंपनी एक्सपेंशन रोज करती है, बट कंपनी लॉस रोज बुक नहीं करती. अगर रोज कंपनी लॉस बुक करने लगे तो वैसे ही बंद हो जाएगी और आप इसी स्टेज पे पहुंच जाओगे. तो जो आपका सीईओ है, जो आपका टॉप मैनेजमेंट है, क्या टॉप मैनेजमेंट इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए कैपेबल है? यू हैव टू आस्क अ क्वेश्चन योरसेल्फ हियर. क्या टॉप मैनेजमेंट इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए कैपेबल है, या मुझे बाहर से किसी एजेंट को, किसी कंसल्टेंसी को लेके आना होगा? क्योंकि ये रेयर सिचुएशन. अब टर्न अराउंड को मैनेज करने के लिए मुझे ऐसे किसी फर्म से कंसल्ट करना होगा जो क्या कर सके, इसको सही तरह से मैनेज कर सके. देयर आर सर्टेन ऑप्शंस. एक ऑप्शन ये हो सकता है कि हम बाहर से कंसल्टेंसी हायर करें, अपने ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट को फ्रीज कर दें कि आप कोई डिसीजन नहीं ले सकते, और वो जो कंसल्टेंट जो डिसीजन लेगा वही डिसीजन इंप्लीमेंट होगा. दूसरा तरीका ये हो सकता है कि हमने कंसल्टेंट को हायर किया, कंसल्टेंट मैनेजमेंट को एडवाइस करेगा, मैनेजमेंट बाकी सारे काम करता रहेगा. ये भी हो सकता है कि हम सीईओ को हटा दें, उसको हम चेंज करें, उसकी जगह हम किसी ऐसे सीईओ को लाएं जिसके पास पहले किसी कंपनी को टर्न अराउंड करने का एक्सपीरियंस था, राइट. सो इस तरह से जो पहला काम हम करते हैं दैट इज चेंजेस इन द टॉप मैनेजमेंट. टॉप मैनेजमेंट में चेंजेस करना आपके लिए जरूरी है. देन वी गो फॉर द क्रेडिबिलिटी बिल्डिंग एक्शंस. अब आपका क्रेडिबिलिटी लूज होगा, बिकॉज लुक, यू आर गोइंग थ्रू नेगेटिव कैश फ्लो, तो सर्टेनली यू वॉन्ट बी एबल टू पे योर एक्सपेंसेस. इवन आपका जो डे टू डे एक्सपेंसेस होता है ना, वो भी पेंडिंग होने लगता है, वो भी आप पे नहीं कर पाते. तो यू विल लूज क्रेडिबिलिटी इन मार्केट. यू विल हैव टू डू सम क्रेडिबिलिटी बिल्डिंग एक्शंस, जैसे सैलरी पे करना, जैसे किस तरह का लोन है, डेट है, तो उसको क्लियर करना. इससे क्या होता है? क्रेडिबिलिटी बिल्ड होता है. तो यू विल बी डूइंग सर्टेन क्रेडिबिलिटी बिल्डिंग एक्शंस. एक्सटर्नल प्रेशर को आपको न्यूट्रलाइज करना होगा. न्यूट्रलाइजिंग एक्सटर्नल प्रेशर्स. आइडेंटिफाई क्विक पे ऑफ एक्टिविटीज. नाउ दिस इज अ सिचुएशन वेयर यू आर नॉट गोइंग टू इन्वेस्ट इन R&D. करोगे क्या? नहीं करोगे. आप R&D मार्केटिंग में ज्यादा पैसा नहीं लगाने जा रहे हो. आप ऐसे एक्टिविटी को करना चाहोगे जहां से तुरंत पैसा आता है, जैसे सेल्स. आप बोलोगे मेरा सारा रिसोर्स मैं सेल्स में लगाऊंगा ताकि क्विक पे ऑफ आ जाए, राइट. यहां हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं कर सकते. क्विक कॉस्ट रिडक्शन. कॉस्ट रिडक्शन जल्दी से जल्दी करना होगा. रेवेन्यू जनरेशन पे फोकस होगा. एसेट लिक्विडेशन फॉर जनरेशन ऑफ कैश, दैट कैन बी डन हियर. मान लो कोई स्क्रैप पड़ा हुआ है, इंडियन रेलवे ने यही किया था, बहुत बड़ा स्क्रैप उन्होंने बेचा था, राइट. उससे क्या हुआ? कैश फ्लो आया, और उस कैश फ्लो से उन्होंने बहुत सारी चीजें रिफॉर्म करी. तो आइडिया क्या है कि अगर जनरेट करना है कैश, तो वी कैन यूज द लिक्विडेशन ऑफ एसेट्स एज वेल. कोई पेटेंट वगैरह है, आप तो पेटेंट वगैरह भी बेच सकते हैं, वहां से भी आपको कैश जनरेट होगा, आप अपनी कंपनी को रिवाइव कर सकते हैं. बेटर इंटरनल कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड फॉर टर्न अराउंड टू बी सक्सेसफुल. अगर टर्न अराउंड फेल हो जाए, सक्सेसफुल ना हो, तो हम डाइवेस्टमेंट पे जाते हैं. डाइवेस्टमेंट का मतलब हुआ कि दैट पार्ट ऑफ बिजनेस को आप यू विल कट इट आउट. आपने कोशिश कर लिया उसको बचाने का, वो नहीं बच रहा है, तो अब आप उसको क्या करोगे? खत्म कर दोगे, सेल ऑफ कर दोगे. दैट इज व्हाट द डाइवेस्टमेंट इज. So divestment strategy involves sale or liquidation of a portion of business, a major division, a profit center or an SBU. अब कोई SBU है, कोई प्रॉफिट सेंटर है, कोई मेजर डिवीजन है आपके बिजनेस का, राइट. कोई प्रोडक्ट लाइन है, तो आप उसको क्या करते हैं? सेल ऑफ कर देते हैं, उसको बंद कर देते हैं आप, बिकॉज आपने कोशिश की उसको रिवाइव करने का. दैट पोर्शन ऑफ बिजनेस इज नॉट सर्वाइविंग, तो आप क्या करते हैं? उसको हटा देते हैं. इसी को डाइवेस्टमेंट कहा जाता है. डाइवेस्टमेंट इज यूजुअली अ पार्ट ऑफ रिहेबिलिटेशन or restructuring plan, and it is adopted when a turnaround has been attempted but has proved to be unsuccessful. क्या कहा था मैंने? When turnaround fails,
divestment is applied. It's a part of what? A rehabilitation. It's a part of what? Restructuring. आप रीस्ट्रक्चर कर रहे हैं, यू आर सेलिंग ऑफ अ डिवीजन. मान लो 4 डिवीजन था, आपने एक डिवीजन को हटा दिया तो 3 डिवीजन हुआ, तो रीस्ट्रक्चर हो रहा है आपका बिजनेस. दैट व्हाट द डाइवेस्टमेंट इज, राइट. अब जरा देखो डाइवेस्टमेंट कब करेंगे. बहुत सारे रीजंस होते हैं जो रीजंस आपको इंडिकेट करेंगे कि डाइवेस्टमेंट चाहिए, है ना. तो इसको रीजंस ऑफ डाइवेस्टमेंट कहते हैं. डाइवेस्टमेंट स्ट्रेटजी में बी अडॉप्टेड ड्यू टू वेरियस रीजंस. क्या क्या रीजंस हैं देखो. सबसे पहला, अगर आपने एक बिजनेस को एक्वायर किया, सपोज यू डिड द एक्विजिशन, और आप जानते हैं एक्विजिशन में क्या होता है कि हमने किसी दूसरे फर्म को खरीद लिया, टेक ओवर कर लिया. आपने किसी बिजनेस को एक्वायर किया, बट वो बिजनेस आपके ऑर्गेनाइजेशन के साथ या आपके स्ट्रेंथ के साथ मैच ही नहीं हो रहा है. अगर वो मैच ही नहीं हो रहा है तो क्या आप उसको कैरी ऑन कर पाओगे? जवाब है नहीं. सो एक्वायर्ड बिजनेस प्रूव टू बी मिसमैच एंड कैन नॉट बी इंटीग्रेटेड विद इन द कंपनी. आपने एक्वायर तो कर लिया, बट you see that this company cannot be integrated within the company. और अगर कंपनी इंटीग्रेट नहीं हो पा रही है तो उस कंडीशन में आप उसको क्या करोगे? हटाओगे, आप उसको डाइवेस्ट कर दोगे. परसिस्टेंट नेगेटिव कैश फ्लो. अगर किसी बिजनेस में, किसी डिवीजन में लगातार क्या हो रहा है? नेगेटिव कैश फ्लो आ रहा है, तो उस कंडीशन में आप उसको क्या करोगे? हटाओगे. सिवियरिटी ऑफ कंपटीशन, मतलब इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन इज वेरी हाई. कंपटीशन बहुत इंटेंस है. अगर कंपटीशन बहुत इंटेंस होता है तो आप प्रॉफिट अर्न नहीं कर पाते हैं, तो भी आप हटाओगे. टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन रिक्वायर्ड, बट उसके लिए जो फंड चाहिए वो आपके पास है ही नहीं. आप कहते हैं बिजनेस को सर्वाइव करने के लिए टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना होगा, बट टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने के लिए जो फंड चाहिए वो आपके पास है ही नहीं. तो आप कैसे टेक्नोलॉजी अपग्रेड करोगे? नहीं कर पाओगे. यानी कि आप कैसे सर्वाइव करोगे? नहीं कर पाओगे. अ बेटर ऑल्टरनेटिव में बी अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट. आपने देखा कि यहां हमने पैसा लगा रखा है. कैडबरी श्वेप्स के साथ यही हुआ था यूके में. उन्होंने देखा वो कॉन्फेक्शनरी में भी थे और सॉफ्ट ड्रिंक बिजनेस में भी थे. सॉफ्ट ड्रिंक बिजनेस से उनको मार्जिनल रिटर्न आ रहा था, मार्जिनल प्रॉफिट आ रहा था. तो कैडबरी का कहना था कि हमारा इतना रिसोर्स लगा है सॉफ्ट ड्रिंक बिजनेस में, बट वी आर नॉट गेटिंग सफिशिएंट रिटर्न, तो ऐसा बिजनेस हम क्यों करें? और उन्होंने सॉफ्ट ड्रिंक वर्टिकल को क्या कर दिया? बंद कर दिया. और वो रिसोर्सेज उन्होंने कहा कि हम कॉन्फेक्शनरी में लगाएंगे, कॉन्फेक्शनरी हमें ज्यादा रिटर्न दे रहा है, तो यहां से हम ज्यादा रिटर्न कमाएंगे. तो अगर आपके पास बेटर ऑल्टरनेटिव अवेलेबल है, और देन ऑल्सो यू एक्सरसाइज द डाइवेस्टमेंट, आप उस वर्टिकल को क्या करते हैं? बंद कर देते हैं. इस तरह से ये क्या हो गए? कुछ रीजंस हो गए. लगातार कैश फ्लो अगर नेगेटिव है, एक्वायर्ड बिजनेस मिसमैच हो जाता है, कंपटीशन बहुत इंटेंस है, टेक्नोलॉजी की जरूरत है लेकिन आपके पास फंड नहीं है, और आपके पास इन्वेस्टमेंट का कोई बेटर ऑल्टरनेटिव अवेलेबल है. नेक्स्ट आ जाओ, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डाइवेस्टमेंट स्ट्रैटेजी. इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? The strategy involves divestment of some of the activities in a given business of the firm or sell out of some of the business or such. जो इसका डेफिनेशन है वो इसका पहला कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा कि डाइवेस्टमेंट का मतलब होता है किसी पार्ट ऑफ फर्म को क्या कर देना? बेच देना. नंबर 2, डाइवेस्टमेंट इज टू बी व्यूड एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी विदाउट एनी स्टिग्मा अटैच्ड. अब स्टिग्मा अटैच की बात ही क्यों आई? हम जानते हैं ये टाइप है कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी का. तो इसका एक बड़ा सिंपल सा कारण है. कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी इज ऑलवेज ग्रोथ ओरिएंटेड स्ट्रेटजी. आपसे एग्जाम में अगर ये पूछ दिया जाए कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी इज ग्रोथ ओरिएंटेड स्ट्रेटजी, तो उसमें कंफ्यूज मत होना. आप बोला हाँ पक्का है. अब कंफ्यूजन का पॉइंट आता है तब जब आप बात करते हो डाइवेस्टमेंट की. आपके तो डाइवेस्टमेंट में तो सर हम पार्ट ऑफ बिजनेस को बेच रहे हैं, तो ये कैसा ग्रोथ है? तो आप ऑब्जेक्टिव को समझो. आपने पार्ट ऑफ बिजनेस को क्यों बेचा? आपने पार्ट ऑफ बिजनेस को बेचा क्योंकि वो पार्ट ऑफ बिजनेस आपको लॉस कर रहा था, तो आपने लॉस को रोका. आपका जो ऑब्जेक्टिव था दैट वाज टू स्टॉप लॉस. और जैसे ही आपका ऑब्जेक्टिव लॉस को रोकना हो गया, स्टॉप लॉस हो गया, उस कंडीशन में क्या आप ग्रोथ की तरफ नहीं जा रहे हैं? जवाब है हाँ. इसीलिए हम कहते हैं कोई स्टिग्मा की जरूरत नहीं है इसमें, कोई किसी तरह का कोई मार्क करने की इसको जरूरत नहीं है. बस सिंपल तरीके से याद रखना है, यस डाइवेस्टमेंट इज व्यूड एज अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी. देयर इज नो एनी स्टिग्मा अटैच्ड टू इट. क्या बोलोगे? यस करेक्ट, बिकॉज यहां भी ऑब्जेक्टिव ग्रोथ ही है. इस टर्नअराउंड स्ट्रेटजी ओनली रेलेवेंट टू लॉस मेकिंग बिजनेसेस? क्या टर्नअराउंड सिर्फ लॉस मेकिंग बिजनेसेस के लिए ही रेलेवेंट है? तो आप क्या बोलोगे? नो, ये जरूरी नहीं. हर एक बिजनेस के लिए ही क्या हो सकता है? रेलेवेंट हो सकता है. लॉस मेकिंग के लिए ही हो, ये जरूरी नहीं है. मेजर रीजंस फॉर रिट्रेंचमेंट टर्नअराउंड स्ट्रेटजी. अब ये रिट्रेंचमेंट या टर्नअराउंड का मेजर रीजन है. आपने कहा डाइवेस्टमेंट का रीजन तो हमने पढ़ा था, तो अगर मैं रिट्रेंचमेंट का रीजन पढ़ने जाता हूं तो वही तो रीजन होगा ना. तो हाँ वही होगा, मिक्स मैच है. मिक्स मैच है. अगर आपने ऊपर वाला तैयार है आपका, तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी. द मैनेजमेंट नो लॉन्गर विशेस टू रिमेन इन द बिजनेस. बिजनेस करना ही नहीं चाहता है वो बिजनेस मैनेजर.
अरे भाई जब वो बिजनेस नहीं करना चाहता तो पकड़ के कराओगे क्या उसको? जाने दो बाहर, क्या कर देगा? रिट्रेंच कर देगा, डाइवेस्ट कर देगा। मैनेजमेंट फील्स दैट बिजनेस कुड बी मेड वायबल बाय डाइवेस्टिंग सम ऑफ द एक्टिविटीज। मैनेजमेंट को लगता है कि ये सर्वाइव कर जाएगा अगर इसके कुछ एक्टिविटीज को हम क्या कर दें, डाइवेस्ट कर दें। तो उसने क्या करना है, उन एक्टिविटीज को डाइवेस्ट करेगा। अ बिजनेस दैट हैड बीन एक्वायर्ड प्रूव्स टू बी मिसमैच। फिर वही बात, अगर हमने कोई बिजनेस एक्वायर किया बट वो हमारे स्ट्रेंथ के साथ मैच नहीं कर रहा है, क्या करो? डाइवेस्ट कर दो। Persistent negative cash flow, that is one reason. Severity of competition, that is also a reason. We know that with severity of competition का मतलब है प्रॉफिट कम होगा। Technological upgradation is required but you don't have that much of fund. सर्वाइव करने के लिए टेक्नोलॉजी अपग्रेड करना होगा, फंड नहीं है, ये भी एक रीजन है। बेटर ऑल्टरनेटिव इज अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट, हमने कहा इससे ज्यादा बेटर ऑल्टरनेटिव हमारे पास इन्वेस्टमेंट के लिए अवेलेबल है, तो हम कहीं और इन्वेस्ट क्यों ना करें। यानी कि आप एक बात समझ रहे हो, अगर आपको एक का रीजन तैयार है तो आपको दूसरे पार्ट का भी रीजन, रिट्रेंचमेंट का भी रीजन आपका क्या है, रेडी है। दिस इज इट। तो ये था आपका कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी वाला। नाउ वी आर गेटिंग इनटू स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस। और जब हम स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस की बात कर रहे हैं ना, तो वी विल बी टॉकिंग अबाउट डिफरेंट पोर्टफोलियो एनालिसिस टूल्स एंड वी विल सी व्हाट स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस वी गेट एज अ बिजनेस। हमारे पास क्या क्या विकल्प होता है, किस किस तरह के स्ट्रेटेजीज को हम अप्लाई कर सकते हैं, किस किस कंडीशंस में। ये भी हॉट टॉपिक है ना। एक क्वेश्चन तो पक्का ही है इस सेक्शन से, आज के सेशन से तो आपको जबरदस्त क्वेश्चन मिलने वाला है एग्जाम। चलो स्टार्ट करते हैं स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस। करेक्ट। सो देयर आर सेट ऑफ मॉडल्स दैट हेल्प स्ट्रेटेजिस्ट इन टेकिंग स्ट्रेटेजिक डिसीजंस विद रिगार्ड टू इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स और बिजनेसेस इन अ फर्म पोर्टफोलियो। किसी भी फर्म के पोर्टफोलियो में, दैट इज वी कॉल इट द पोर्टफोलियो एनालिसिस टूल। किसी भी फर्म के पोर्टफोलियो में इंडिविजुअल प्रोडक्ट पे किस तरह के एक्शंस लिए जा सकते हैं, फॉर दैट पर्पस वी हैव सर्टेन टूल्स जो हमें पढ़ने हैं। तो अब पहली बात तो आप ध्यान में रखना कि सिंगल बिजनेस सिंगल प्रोडक्ट के लिए ये पर्टिकुलर एरिया एप्लीकेबल ही नहीं है। ये तो तब एप्लीकेबल है जब यू आर अ मल्टी प्रोडक्ट कंपनी, बिकॉज फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट वी मे हैव डिफरेंट स्ट्रेटजीज, है ना। तो ये तभी पॉसिबल है। तो मल्टी प्रोडक्ट मल्टी बिजनेस के लिए पोर्टफोलियो एनालिसिस टूल एप्लीकेबल होते हैं, सिंगल प्रोडक्ट के लिए पोर्टफोलियो एनालिसिस टूल एप्लीकेबल नहीं होता। एनीवे, इसमें हमारे पास कुछ मैट्रिसेस हैं। जैसे सबसे पहला मैट्रिक्स हम एनसॉफ का पढ़ने जा रहे हैं, प्रोडक्ट मार्केट ग्रोथ मैट्रिक्स। फिर हमारा बीसीजी मैट्रिक्स है, फिर हमारा एडीएल मैट्रिक्स है, और फिर जीई मैकिन्से मैट्रिक्स है। टोटल 4 मैट्रिसेस हैं और किसी एक पे क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एग्जाम में। अब ये 4 मैट्रिसेस क्या क्या हैं, चलो देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले वी विल सी द एनसॉफ्स प्रोडक्ट मार्केट ग्रोथ मैट्रिक्स। अब ये प्रोडक्ट मार्केट ग्रोथ मैट्रिक्स है, इट गिव्स यू ऑप्शंस कि प्रोडक्ट और मार्केट के टर्म में आपके पास ग्रोथ कितने तरह का हो सकता है। और चूंकि ये एनसॉफ ने दिया था, ईगर एनसॉफ ने दिया था, इसलिए इसको एनसॉफ्स प्रोडक्ट मार्केट ग्रोथ मैट्रिक्स कहा जाता है। ये मैट्रिक्स ग्रोथ के ऑप्शंस बताता है। जब आप टाइप ऑफ ग्रोथ स्ट्रेटजी पढ़ रहे थे, तो टाइप ऑफ ग्रोथ स्ट्रेटजी में आपने इसको पढ़ा हुआ है। दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम, दिस इज गेटिंग रिपीटेड। द प्रोडक्ट मार्केट ग्रोथ मैट्रिक्स इज अ पोर्टफोलियो प्लानिंग टूल फॉर आइडेंटिफाइंग ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फॉर द कंपनी। कंपनी के पास क्या क्या ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज हो सकती है। तो जैसे आप कहते हो, we can grow by selling same product in same market, that is called as market penetration. We can launch a new product in the same market, or we can modify revise product in the same market, that is called as product development. Or we can sell same product into new market, that is called as market development. Or we can have new product in a completely new market, that is called as diversification. Now we know that ये दो पार्ट में बढ़ता है, intensification and diversification. Market penetration, market development, product development is intensification and diversification is diversification, right? तो यही हमारा प्रोडक्ट मार्केट ग्रोथ स्ट्रेटजी। अच्छा, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे पूछा जाए प्रोडक्ट मार्केट ग्रोथ स्ट्रेटजी इज परमानेंट, बोला नो, नथिंग इज परमानेंट, स्ट्रेटजी है ये। और हम जानते हैं स्ट्रेटजी को हम फ्लेक्सिबल रखते हैं। सो दिस आल्सो नॉट परमानेंट, बिकॉज सिचुएशन बदलता है और सिचुएशन बदलने के हिसाब से हमारी स्ट्रेटजी भी बदलती है। सो इट इज नॉट परमानेंट। तो देखो, हमारा प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग हो सकता है, प्रोडक्ट न्यू हो सकता है, मार्केट एग्जिस्टिंग हो सकता है, मार्केट न्यू हो सकता है। अगर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग मार्केट है, दैट इज कॉल्ड एज मार्केट पेनिट्रेशन। एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट न्यू मार्केट है तो मार्केट डेवलपमेंट। एग्जिस्टिंग मार्केट लेकिन न्यू प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट। और जब दोनों नया है तो डाइवर्सिफिकेशन। तो ये हमारे पास स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस बनते हैं ईगर एनसॉफ्ट में। मार्केट पेनिट्रेशन का मतलब है इट इज अ ग्रोथ स्ट्रेटजी वेयर बिजनेस फोकसेस ऑन सेलिंग एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट इनटू एग्जिस्टिंग मार्केट। आपने एडवर्टीजमेंट बढ़ाया, आपने डिस्काउंट दे दिया, या राइट, आपने फ्री सैंपल बांटा, आपने कैंपेन चलाया किसी तरह का, इन सब मेथड से आप क्या कर रहे हो, अपनी सेल को बढ़ा रहे हो। तो आपने क्या कोई नया मार्केट गए? नहीं,
क्या आप कहीं नए प्रोडक्ट को लॉन्च किया? नहीं. सो दिस विल बी सेड एज मार्केट पेनिट्रेशन. सेकेंड वन इज द मार्केट डेवलपमेंट. अभी तक आप ऑफलाइन ही थे, अब आप ऑनलाइन चले गए, तो इससे क्या हुआ, नया मार्केट आपने वेंचर किया सेम प्रोडक्ट के साथ. मार्केट बदला बट प्रोडक्ट वही है. सो दैट इज कॉल्ड एज मार्केट डेवलपमेंट. आप इंडिया में थे, आप इंडिया के बाहर यूएस चले गए सेम प्रोडक्ट लेके, तो वो क्या कहलाएगा? मार्केट डेवलपमेंट कहलाएगा. मार्केट डेवलपमेंट रेफर्स टू ग्रोथ स्ट्रेटजी where the business seek to sell its existing product into new market. Then there is the product development. Same product, same market, new product. ICAI ने revised study material launch किया. Product development. क्यों? क्योंकि नया revised product है, लेकिन market क्या है? वही है. इसको हम product development कहते हैं. Product development refers to growth strategy where business aims to introduce new product into existing market. And then there is the diversification. New product into new market. Diversification refers to growth strategy where business markets new product in new market. तो ये आपका क्या हो गया? 4 स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस मिल रहे हैं आपको ईगर एंड सॉफ्ट में. याद रखना 3 इंटेंसिफिकेशन है, 1 डाइवर्सिफिकेशन. लेट्स गो टू सेकंड मैट्रिक्स दैट इज कॉल्ड एज एडीएल मैट्रिक्स. एडीएल जो वर्ड है ना, ये शॉर्ट फॉर्म है इसके मैट्रिक्स देने वाले के नाम के हिसाब से. आर्थर डी लिटिल. आर्थर डी लिटिल ने इस मैट्रिक्स को दिया है, तो उसको हम एडीएल मैट्रिक्स कहते हैं. एडीएल मैट्रिक्स की अगर हम बात करें, एक बात मैं आपको और बड़ा इंपॉर्टेंट बात बता कि स्टडी मैट के सारे केस सिनेरियोज के लिए वी आर गोइंग टू हैव अ सेशन. स्टडी मैट के सारे केस सिनेरियो के लिए जब हम सेशन लेंगे, तब इन सारे मैट्रिक्स पे मैं आपको केसेस भी करवाऊंगा जो आ चुके हैं एग्जामिनेशन में, या जो मतलब जिस तरह के केसेस एग्जाम में पूछे जाते हैं, राइट. तो उस केस सिनेरियो के सेशन में आपको इससे रिलेटेड मैं केस भी कराऊंगा, वो भी आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा. सो एडीएल मैट्रिक्स बेसिकली आर्थर डी लिटिल ने दिया था. This matrix is also based on 2 dimensions. जैसे ईगर एंड सॉफ्ट 2 डायमेंशन पे था, प्रोडक्ट एंड मार्केट. लाइकवाइज एडीएल मैट्रिक्स इज ऑल्सो बेस्ड ऑन 2 डायमेंशंस, राइट. एक होता है कॉम्पिटिटिव पोजीशन. एक डायमेंशन क्या होता है? कॉम्पिटिटिव पोजीशन होता है, और दूसरा डायमेंशन होता है इंडस्ट्री लाइफ साइकिल. अब एडीएल ने, आर्थर डी लिटिल ने 5 कॉम्पिटिटिव पोजीशन को आइडेंटिफाई किया, और इंडस्ट्री लाइफ साइकिल में 4 स्टेजेस होते हैं जो आप ऑलरेडी जानते हैं: एम्ब्रायनिक, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन. तो 4 स्टेजेस हो गए इंडस्ट्री लाइफ साइकिल के, 5 कॉम्पिटिटिव पोजीशन हो गए. तो 5 into 4 इज इक्वल टू 20 सेल मैट्रिक्स ये बनता है. 20 सेल का मैट्रिक्स ये बनता है. इसके स्ट्रेटजी को याद रखना एक चैलेंज है, मैं आपको एक ट्रिक देने जा रहा हूं, ध्यान से सुनो. एडीएल मैट्रिक्स इज अ पोर्टफोलियो एनालिसिस टूल बेस्ड ऑन प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, करेक्ट. इट वाज प्रपोज्ड बाय आर्थर डी लिटिल एंड द नेम इज सो. इट हैज डायमेंशंस, नेमली स्टेजेस ऑफ इंडस्ट्री मैच्योरिटी एंड फॉर्म्स कॉम्पिटिटिव पोजीशन. 2 डायमेंशंस पे आधारित है, इंडस्ट्री लाइफ साइकिल पे और कॉम्पिटिटिव पोजीशन पे. इंडस्ट्री मैच्योरिटी रिप्रेजेंट्स पोजीशन इन द इंडस्ट्री लाइफ साइकिल एंड कॉम्पिटिटिव पोजीशन रिप्रेजेंट्स बिजनेस स्ट्रेंथ. कॉम्पिटिटिव पोजीशन से आपके बिजनेस का स्ट्रेंथ का पता चलता है, और इंडस्ट्री मैच्योरिटी से आपका इंडस्ट्री लाइफ साइकिल में आप किस स्टेज पे ऑपरेट करें उससे पता चलता है. मतलब ये 2 डायमेंशन की बात हो रही है. एडीएल मैट्रिक्स इज बेस्ड ऑन 2 डायमेंशंस. पहला डायमेंशन है कॉम्पिटिटिव पोजीशन. इन्होंने क्या किया? 5 पोजीशन को आइडेंटिफाई किया: डोमिनेंट, स्ट्रॉन्ग, फेवरेबल, टेनेबल एंड वीक. अब इन सब का क्या मतलब होता है वी विल सी. और इंडस्ट्री लाइफ साइकिल में हमारे पास 4 स्टेजेस होते हैं: इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड एजिंग. तो क्या हो गया? 20 सेल का मैट्रिक्स बन गया. 4x5 सेल मैट्रिक्स इसको हम कह सकते हैं. तो 20 सेल का एक मैट्रिक्स बनता है जो आपके सामने. जरा गौर करो इस मैट्रिक्स को, ये 20 सेल का मैट्रिक्स. यहां हमने ले लिया स्टेजेस, राइट, और यहां ले लिया इस साइड y एक्सिस पे हमने ले लिया कॉम्पिटिटिव पोजीशन को. तो वी हैव द स्टेजेस ऑफ इंडस्ट्री लाइफ साइकिल ऑन x एक्सिस, y एक्सिस पे कॉम्पिटिटिव पोजीशन. एंड नाउ यू गेट योर सेल्स. अब मैं आपको इनका भी डिटेल बताता चलता हूं, ध्यान से सुनना. स्टेजेस हैं एम्ब्रायनिक, ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड एजिंग. सर इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को कैसे समझें? पीएलसी को याद करो, सेम है, ठीक है. अब बात करो कॉम्पिटिटिव पोजीशन की. बात करो सबसे पहले कॉम्पिटिटिव पोजीशन की, जहां जिसको हम कह रहे हैं डोमिनेंट. ओके बालक, डोमिनेंट का क्या मतलब है पता है? ये बड़ा रेयर पोजीशन है. जैसे आपको याद करो, हमने एक एग्जांपल डिस्कस किया था इंडियन कोल लिमिटेड या कोल इंडिया. जब हम कोल इंडिया लिमिटेड की बात करते हैं तो कोल इंडिया इज हैविंग अ डोमिनेंट पोजीशन. व्हाई? हमने कहा था सर उस सेक्टर में कोई दूसरी कंपनी नहीं है, वो गवर्नमेंट का है. गवर्नमेंट कहता है वो हमारा रिसोर्स है, नेचुरल रिसोर्स, उस पर पूरी तरह से हमारा कब्जा होगा. तो क्या कोई प्राइवेट कंपनी जाके माइनिंग कर सकती है ऐसे ही? क्या नहीं, जो भी होगा कोल इंडिया के थ्रू होगा. सो दे आर इन अ वेरी डोमिनेंट पोजीशन. तो ऐसा पोजीशन मिलता है क्या? हम कहते हैं नहीं सर, इट इज यूजुअली रिजल्ट ऑफ मोनोपोली. ये बड़ा रेयर पोजीशन होता है, मोनोपोली की वजह से जनरली मिलता है.
तो अगर आप डोमिनेंट पोजीशन में हैं, इन दैट केस आप इंडस्ट्री लाइफ साइकिल के किस स्टेज में है, इससे क्या फर्क पड़ता है? नहीं फर्क पड़ता है, राइट। अगर आप एम्ब्रायनिक स्टेज में हैं तो कहा जाएगा कि आप तेजी से ग्रो करो, बैरियर्स बिल्ड करो ताकि कोई दूसरी कंपनी ना आए, और ऑफेंसिवली एक्ट करो। जब आप ग्रोथ स्टेज में हैं तो फास्ट ग्रोथ आपका यहां भी होगा। कॉस्ट लीडरशिप अटेन करो, रिन्यू करो, डिफेंड पोजीशन एंड एक्ट ऑफेंसिवली। अपने पोजीशन को डिफेंड करो और एक्ट ऑफेंसिवली। ग्रोथ स्टेज तक जाते जाते कंपटीशन बढ़ता है, इसीलिए अब आप पोजीशन को डिफेंड करने की बात कर रहे हो। मैच्योरिटी में डिफेंड पोजीशन, अपने पोजीशन को डिफेंड करो, अटेंड कॉस्ट लीडरशिप, रिन्यू, फास्ट ग्रो एंड एक्ट ऑफेंसिवली, डिफेंड पोजीशन, रिन्यू, फोकस एंड कंसीडर विड्रॉल। नाउ दिस इज द ओनली स्टेज, एजिंग, जहां जाके थोड़ा सा आपको फर्क पड़ता है, वो भी बिल्कुल लास्ट में जाके। कंसीडर विड्रॉल, हो सकता है आपको एजिंग है इंडस्ट्री में तो हो सकता है प्रॉफिट बहुत डाउन हो और आपको विड्रॉल कंसीडर करना हो। एनीवे आप देखोगे कि आपको डोमिनेंट पोजीशन में, आप इंडस्ट्री के लाइफ साइकिल में किसी भी स्टेज में हो, यू आर अप्लाइंग द सेम एंड सिमिलर स्ट्रेटजी। डिफरेंट पोजीशन, रीन्यू, ग्रो, डिफरेंट पोजीशन, रीन्यू, ग्रो, डिफरेंट पोजीशन, रीन्यू, ग्रो एंड एक्ट ऑफेंसिवली। यही तो है सब में, और सिर्फ लास्ट में जाके आप कंसीडर विड्रॉल की बात कर रहे हैं। तो ये ग्रीन वाला सेक्शन है ना, 3 कलर में आपको ये मैट्रिक्स दिखेगा। मेरी बात को ध्यान से सुनो, ये ग्रीन वाला सेक्शन है। अगर आप ग्रीन वाले सेक्शन में, इसका मतलब आप नॉर्मल डेवलपमेंट करोगे, यानी कि यहां आपको सेलेक्टिव डेवलपमेंट नहीं करना होता। सेलेक्टिव डेवलपमेंट का मतलब क्या? जैसे किसी मार्केट को छोड़ना पड़ जाए, कोई प्रोडक्ट ड्रॉप करना पड़ जाए, ये सिचुएशन आपको नहीं आएगा। ग्रीन एरिया में है ना, तो आप सेफ हैं, आप ग्रो कर सकते हैं ना। स्ट्रॉन्ग पोजीशन, अगर कोई फर्म स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, स्ट्रॉन्ग का मतलब है यहां कि बहुत ही शक्तिशाली फर्म है, फर्म इज हैविंग ह्यूज रिसोर्सेस। जैसे जियो की बात करते हैं ना हम, तो अब क्या, तो जियो इज हैविंग ह्यूज रिसोर्सेस, तो उसका पोजीशन स्ट्रॉन्ग पोजीशन है। बट स्ट्रॉन्ग का मतलब कैसे समझेंगे? तो स्ट्रॉन्ग को ना राइवल के मूव से कोई फर्क नहीं पड़ता, दे आर लीस्ट बॉदर्ड अबाउट मूव्स ऑफ राइवल्स। दे आर सच स्ट्रॉन्ग कंपनी, उनका मार्केट शेयर बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, उनके पास रिसोर्सेज बहुत होते हैं, तो दे आर लीस्ट बॉदर्ड अबाउट द मूव्स ऑफ राइवल्स। बट आप जानते हो ना इस बात को कि ऐसा होता नहीं है। हर एक फर्म को, वेदर दैट इज स्ट्रॉन्ग फर्म और वीक फर्म, दे शुड हैव केयर फॉर द राइवल्स। वो राइवल पे निश्चित रूप से नजर रखते हैं। यस सर, यस, तो हम स्ट्रॉन्ग को भी यही कहेंगे। स्ट्रॉन्ग को क्या करना भाई? डिफरेंशिएट एंड फास्ट ग्रो। एम्ब्रायडिंग में हो तो आप डिफरेंशिएट करो, दूसरों से अलग करो अपने आप को, तेजी से ग्रोथ करो। जब आप ग्रोथ स्टेज में जाओगे, डिफरेंशिएट, अटैक स्मॉल फर्म एंड लोअर कॉस्ट। अटैक स्मॉल फर्म इज इंपॉर्टेंट इन ग्रोथ, क्योंकि आप ग्रोथ में, आपने जानते हो, इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन बढ़ना शुरू हो जाता है, तो आप छोटे फर्म को अटैक करोगे, छोटे फर्म को एक्वायर करोगे, राइट। आप देखोगे रिलायंस का यही पैटर्न रहा है, छोटे फर्म को एक्वायर करो, उन पे अटैक करो, उनके शेयर को तोड़ो, एंड दैट व्हाट यू हैव टू डू इन द ग्रोथ स्टेज। जब आप मैच्योरिटी में जाते हैं, लोअर योर कॉस्ट, फोकस, डिफरेंशिएट, ग्रोथ विद इंडस्ट्री। मैच्योरिटी में ज्यादा ग्रोथ आपको यहां नहीं मिलेगा। आप जानते हो मैच्योरिटी का मतलब होता है इंक्रीजिंग रेट, सेल इज इंक्रीजिंग बट विद डिक्रीजिंग रेट, वी नो दैट। तो मैच्योरिटी में आपको इंडस्ट्री के हिसाब से ग्रो करना है, इंडस्ट्री जिस रेट से ग्रो करी आप उसी रेट से ग्रो करो, दैट्स ओके, राइट। तो ये 3 सेल में यू आर फाइंडिंग नो डिफिकल्टी। लेकिन जैसे ही आप इसके अगले सेल में जाओगे ना, तो ये येलो होना चाहिए था, तो आप एक सिचुएशन में आओगे एजिंग में, बिकॉज इंडस्ट्री इज एजिंग, योर प्रॉफिट विल बी डिक्लाइनिंग शार्पली। यहां हम कहते हैं यू हैव टू फाइंड अ निश। आपको क्या करना होगा? निश फाइंड करना होगा, सेगमेंट ऑफ मार्केट फाइंड करना होगा, निश को होल्ड करो, हार्वेस्ट करो, दिस इज द स्ट्रेटेजी हियर। तो जो आप देखो ग्रीन वाला जो पार्ट है, यहां ग्रो करने की बात हो रही है, लेकिन जैसे ही आप येलो वाले पार्ट में जा रहे हो, वहां हार्वेस्ट करने की बात हो रही है। फेवरेबल को देखो, फेवरेबल का मतलब पता है क्या होता है? फेवरेबल का मतलब ऐसे समझ के रखना आप कि भाई इसको सिचुएशन फेवर करता है, मतलब इंडस्ट्री हाईली फ्रैगमेंटेड है और कोई क्लियर कट लीडर नहीं है। अगर इंडस्ट्री हाईली फ्रैगमेंटेड है, कोई क्लियर कट लीडर नहीं है, तो उस कंडीशन में फेवरेबल को थोड़ा सा स्कोप मिलता है, ज्यादा लंबा नहीं मिलेगा, लेकिन जैसे जैसे कॉम्पिटिशन बढ़ेगा फेवरेबल के लिए प्रॉब्लम क्रिएट होंगी। फेवरेबल, डिफरेंशिएट, फोकस एंड ग्रो, फास्ट ग्रो, ये एम्ब्रायनिक में डिफरेंशिएट करो, फोकस करो, फास्ट ग्रो करो। लेकिन जैसे ही ये ग्रोथ में जाता है तो हम कहते हैं फोकस, डिफरेंशिएट एंड डिफेंड। आगे डिफेंड, जैसे इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन बढ़ेगा उसको पोजीशन डिफेंड करना होगा, और जब ये मैच्योरिटी में जाता है तो फिर इसको निश ढूंढना पड़ेगा। देखो स्ट्रॉन्ग को एजिंग में निश ढूंढना पड़ा था, लेकिन फेवरेबल को मैच्योरिटी में ही निश ढूंढना पड़ रहा है। आप क्या कहते हो? फाइंड निश, होल्ड निश। यहां इसको टर्न अराउंड करना पड़ सकता है ना। ग्रो विथ इंडस्ट्री, हिट स्मॉलर फॉर्म टू गेन मार्केट शेयर एंड सर्वाइव। और अगर ये रेड में चला गया, मतलब एजिंग में चला गया, तो फिर टर्न अराउंड करना हो, हार्वेस्ट एंड टर्न अराउंड, राइट। सो फिर से देखो, जो ग्रीन में था तो क्या था? ग्रो कर रहा था,
लेकिन जैसे ही येलो में गया निश ढूंढना पड़ा, और जैसे ही रेड में गया टर्न अराउंड करना पड़ गया, हार्वेस्ट करना पड़ गया। लास्ट इज द टेनेबल। टेनेबल का मतलब क्या होता है पता है? रीजनेबली गुड, फिट टू क्रिटिसिज्म। हम कहते हैं ठीक है, ठीक ठाक कंपनी है, बहुत छोटी भी नहीं है, बहुत बड़ी भी नहीं है। हम चाहेंगे कि टेनेबल क्या बन जाए? फेवरेबल बन जाए, राइट? टेनेबल क्या बन जाए? स्ट्रॉन्ग बन जाए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, राइट? बट टेनेबल का मतलब है ठीक ठाक। तो हम क्या कहते हैं? ग्रो विद इंडस्ट्री। बहुत फास्ट ग्रो का तो उम्मीद नहीं है, बट जैसे जैसे इंडस्ट्री ग्रो हो रहा है वैसे वैसे इसको भी ग्रो होना चाहिए, फोकस होना चाहिए, ये भी निश पे ऑपरेट करेगा। लेकिन जैसे ही ये ग्रोथ में जाएगा, चूंकि ये टेनेबल है, हमने रीजनेबली गुड कहा है इसको, ठीक ठाक कंपनी कहा है इसको, तो ग्रोथ में जाते ही ये कंपटीशन फेस करेगा, और जैसे ही कंपटीशन फेस करेगा इसके बुरे दिन शुरू हो जाएंगे। तो क्या करना होगा? फाइंड निश, होल्ड निश। और देखो यहीं से इसके लिए टर्न अराउंड की बात शुरू हो जाती है। ग्रो विद इंडस्ट्री और विड्रॉ का भी ऑप्शन क्रिएट हो सकता है। जैसे ही आप मैच्योरिटी में जाते हो तो योर टेनेबल विल एंटर इनटू व्हाट? रेड जोन। तो टर्न अराउंड करना होगा, या निश को बचा के रखो या रिट्रेंच करो, और जैसे ही एजिंग में जाएगा डाइवेस्ट करना पड़ जाएगा, रिट्रेंच करना पड़ जाएगा। दैट इज द ओनली ऑप्शन। तो जब आप रेड एरिया में जा रहे हो ना, आपको टर्न अराउंड करना पड़ रहा है, आपको डाइवेस्ट करना पड़ रहा है, आपको रिट्रेंच करना पड़ रहा है। जब आप येलो में है ना, तो आप निश को फाइंड करते हैं, निश को होल्ड करते हैं, राइट? जब आप ग्रीन में है ना, तो आप ग्रो करते हैं। दैट इज द आइडिया हियर। वीक का मतलब होता है टू स्मॉल टू सर्वाइव। बहुत छोटी कंपनी है, इसके सर्वाइवल के चांसेस बहुत कम है। तो हम कहते हैं इधर अप और डाउन, अप और आउट। या तो वीक फटाफट टेनेबल बन जाए, या वीक को इंडस्ट्री से बाहर निकलना हो। तो वीक एम्ब्रॉयनिक स्टेज में ही प्रॉब्लम में आ जाता है। देखो आपका एम्ब्रॉयनिक स्टेज ही येलो है। फाइंड निश, कैच अप, ग्रो अप विद इंडस्ट्री। अब बहुत पीछे हो, कैच अप, है ना? निश फाइंड करो और इंडस्ट्री के साथ ग्रो करो। या आपने इसको पहले स्टेज में किस में डाल दिया? येलो में डाल दिया, और इसके बाद जितने भी हैं वो सब रेड है। जब ग्रोथ में गया टर्न अराउंड करना होगा, रिट्रेंच करना होगा, विड्रॉल करना पड़ जाएगा। जब मैच्योर में गया विड्रॉ करना होगा, डाइवेस्ट करना होगा। एजिंग में गया तो विड्रॉ करना होगा। तो आपने देखा इस मैट्रिक्स को हम तीन पार्ट में, क्योंकि देखो क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि आपसे बोल देगा फेवरेबल है और मैच्योरिटी में है, कौन सी स्ट्रैटेजी लगेगी बताओ। ये इंडिविजुअल स्ट्रैटेजी याद थोड़ी करोगे, सिंपल सा टेक्निक लगाना है कि हमें क्या करना है, हमारे मैट्रिक्स को तीन पार्ट में बांट के रखना है, ग्रीन, येलो एंड रेड, और तीनों की स्ट्रैटेजी को ध्यान से देख लेना। और जब वो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे, बस आपको इतना दिमाग लगाना है कि भाई ये जो कॉम्बिनेशन दे रहा है हमें इंडस्ट्री लाइफ साइकिल का, कॉम्पिटिटिव पोजीशन का, ये किस सेल में जा रहा है, और जब वो सेल क्या है, वो मेरा येलो है, रेड है या ग्रीन है, आप फटाक से आंसर कर दोगे और आपका आंसर सटीक होगा, है ना? इसी फैशन में आपको क्या करना है, इसको कवर करना है, राइट? अब बात करते हैं हम डिफरेंट कॉम्पिटिटिव पोजीशंस की। अभी आपने सीखा है कॉम्पिटिटिव पोजीशंस के बारे में, जस्ट रिपीटेशन है। पहला क्या है? डोमिनेंट। दिस इज अ कंपैरेटिवली रेयर पोजीशन एंड इन मेनी केसेस इज एट्रिब्यूटेड ईदर टू द मोनोपोली और अ स्ट्रॉन्ग एंड प्रोटेक्टेड टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप। आपकी टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप बहुत प्रोटेक्टेड है, या आप मोनोपोली को एंजॉय कर रहे हैं, तब आप डोमिनेंट यूजुअली मिलता है। बहुत ही रेयर पोजीशन होता है। स्ट्रॉन्ग फर्म हैज अ कंसिडरेबल डिग्री ऑफ फ्रीडम ओवर इट्स चॉइस ऑफ स्ट्रेटजीज and you're often able to act without its market position being unduly threatened by its competitors. हमने कहा they are least bothered about the moves of the competitors. They are not threatened by the competitors. Strong firms are not threatened by the competitors. So they can do whatever they wish to and they can apply any strategy without considering even the competition. लेकिन हम कहते हैं कि लगातार उन्हें वॉच करना चाहिए। Favorable. This position which generally comes about when the industry is fragmented. याद रखना है, favorable industry is fragmented. Favorable fragmented. अगर इंडस्ट्री फ्रैगमेंटेड हो एंड नो वन कॉम्पिटिटर स्टैंड आउट क्लियरली, नो क्लियर कट लीडर, कोई पर्टिकुलर कंपनी जो है, कॉम्पिटिटर जो है वो स्टैंड आउट नहीं कर रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या कहलाता है? फेवरेबल कहलाता है। रिजल्ट्स इन द मार्केट लीडर अ रीजनेबल डिग्री ऑफ फ्रीडम, राइट? टेनेबल. Although the firm within this category are able to perform satisfactorily and can justify staying in the industry, they are generally vulnerable in the face of increased competition. हमने कहा ठीक ठाक, ये कब तक था ठीक ठाक? रीजनेबली गुड कंपनी है ये, कब तक? जब तक ये कंपटीशन फेस नहीं करती है। कंपटीशन फेस करती है, प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है। और वीक का मतलब हमने क्या कहा था? टू स्मॉल टू सर्वाइव। अनसेटिस्फैक्टरी ऑल्दो अपॉर्चुनिटीज फॉर इंप्रूवमेंट डू एग्जिस्ट। अप या आउट, हमने कहा या तो क्या करें, इंप्रूव कर ले, या फिर इंडस्ट्री से क्या करे, बाहर निकल जाए। दिस इज योर एडीएल मैट्रिक्स। आ जाओ थर्ड इज योर बीसीजी मैट्रिक्स, बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स। Now, as the name indicates, this is also based on what? Two dimensions. आपने पढ़ा है BCG को। Boston Consulting Group is a management consultancy firm. उन्होंने इस मैट्रिक्स को प्रपोज किया, that is why it is called as BCG Growth Share Matrix. दो डायमेंशन है, एक ग्रोथ है और एक शेयर। ये एकमात्र ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है विद डेटा, राइट? तो आप उसको भी समझोगे अभी।
बीसीजी मैट्रिक्स दो डायमेंशन पे आधारित है, एक ग्रोथ है और एक शेयर है, राइट। और दोनों के दो लेवल्स हम लेते हैं, ग्रोथ के दो लेवल लेते हैं हाई एंड लो, और शेयर के भी दो लेवल लेते हैं हाई एंड लो। तो टोटल आपका 2x2 4 सेल का आपको मैट्रिक्स बन के देता है, 4 ऑप्शन। जब भी आप बीसीजी ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स को पढ़ते हो, इसको पीएलसी के साथ कंपेयर करके पढ़ो, आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा, दोनों कॉन्सेप्ट कनेक्ट हो जाएंगे और आसानी से आपको सेल की बातें याद रहेंगी। The BCG growth share matrix is the simplest way to portray a corporation's portfolio of investment. Growth share matrix, also known for its cow and dog metaphors, is popularly used for resource allocation in a diversified company. Cow and dog metaphors के लिए भी ये क्या है, फेमस है। Using the BCG approach, a company classified its different businesses on a two-dimensional growth share matrix. 2 dimension है इसमें, ये 2-dimensional matrix है, 4 सेल का मैट्रिक्स हमारा बन के तैयार होता है। वर्टिकल एक्सिस पे अगर हम देखें, वर्टिकल एक्सिस पे क्या होता है, हमारा मार्केट ग्रोथ रेट होता है, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हमारा रिलेटिव मार्केट शेयर होता है, राइट। तो इस तरह से हमारे पास कितने हो गए, 2 डायमेंशंस हो गए। वी हैव द मार्केट ग्रोथ रेट एंड वी हैव द रिलेटिव मार्केट शेयर। अब यहां एक बात को समझना है, मार्केट ग्रोथ रेट का मतलब क्या हुआ, मार्केट ग्रोथ रेट का सीधा सीधा मतलब हुआ इंडस्ट्री ग्रोथ रेट, कि इंडस्ट्री का ग्रोथ रेट क्या है। तो अब कुछ चीजें पहले बात कर लो, इंडस्ट्री का ग्रोथ रेट अगर हाई है तो कंपनी का ग्रोथ रेट क्या होना चाहिए, आप बोलोगे सर टेक्निकली हाई होना चाहिए, है ना, एक्सपेक्टेड हाई होना चाहिए। ऐसा भी हो सकता है ना हो, अगर ना हो तो फिर बहुत सारे सवाल खड़े हो, क्यों नहीं है, करेक्ट। सो मार्केट ग्रोथ रेट का मतलब आप इंडस्ट्री ग्रोथ रेट की बात कर रहे हो। The second is the relative market share. This is not market share, this is relative market share. Relative market share का मतलब होता है market share with respect to the market leader. So market leader के respect में आपका market share क्या है, उसको हम क्या कहते हैं, relative market share कहते हैं। अब जरा गौर करो, market growth rate जो है हमारा, that can be high, that can be low, and relative market share can be high and can be low. हम क्या कहते हैं कि जब आपका market growth rate high हो, लेकिन एक फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री में आपका शेयर लो हो, अगर ग्रोथ रेट हाई है लेकिन फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री में आपका शेयर लो है, तो ऐसे सिचुएशन में दैट कंपनी विल बी सेड एज क्वेश्चन मार्क। क्यों ऐसा है भाई, एक फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री में आपका शेयर लो क्यों है? अब इसके कई सारे कारण हो सकता है आपका प्रोडक्ट अनकॉम्पिटिटिव हो सकता है प्रोडक्ट के मार्केटिंग एडवर्टीजमेंट पे आप प्रॉपर एक्सपेंस नहीं किया आपने, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। तो यहां हम पहले ये देखते हैं कि क्या इस क्वेश्चन मार्क का स्टार में कन्वर्ट होने का पोटेंशियल है। अगर इस क्वेश्चन मार्क का स्टार में कन्वर्ट होने का पोटेंशियल है, तब तो हम इस पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, वरना हम इसको डाइवेस्ट कर देते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज वाइल्ड कैट, इसको वाइल्ड कैट भी कहा जाता है, राइट। प्रोडक्ट्स विद हाई ग्रोथ रेट एंड लो मार्केट शेयर इज योर व्हाट, क्वेश्चन मार्क। अब जब आप इस पे इन्वेस्टमेंट करोगे तो ग्रोथ रेट तो ऑलरेडी हाई है और आपने क्या किया, इस पे इन्वेस्टमेंट किया, तो ये जो लो शेयर है ये धीरे धीरे बढ़ेगा और ये हाई शेयर में जाएगा, और जैसे ही लो शेयर से हाई शेयर जाएगा, क्वेश्चन मार्क कन्वर्ट होगा किसमें, स्टार में। अब हमें क्या याद रखना है कि क्वेश्चन मार्क जो है वो प्रॉब्लम चाइल्ड है ना, इंट्रोडक्टरी फेज में है, ये बिजनेस इंट्रोड्यूस किया है, अभी तक ये प्रॉफिट रिटर्न हमें नहीं दे रहा है, ये एक वाइल्ड कैट है, ये क्वेश्चन मार्क है। इसमें हम तब इन्वेस्ट करते हैं जब इसका चांस होता है कि ये स्टार में कन्वर्ट कर जाए। जब ये स्टार में कन्वर्ट करता है, इसका मतलब इसका मार्केट शेयर क्या हो चुका है, हाई हो चुका है, और इंडस्ट्री का ग्रोथ रेट क्या है, हाई। तो स्टार का मतलब हुआ कि जो ऐसे फॉर्म्स, ऐसे प्रोडक्ट्स जिनका मार्केट शेयर हाई हो और वो इंडस्ट्री ग्रोथ रेट भी हाई हो, तो ये प्रॉफिट देगा आपको, नो डाउट। सबसे ज्यादा प्रॉफिट आपको स्टार में ही मिलने वाला है। बट यहां एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि प्रॉफिट का एक बहुत बड़ा हिस्सा आपको री इन्वेस्ट करना होगा, क्योंकि आप चाहोगे कि ये जो ग्रोथ है ना, इसको मेंटेन रखा जाए, मार्केट शेयर को और बढ़ाया जाए। इंडस्ट्री जितनी तेजी से बढ़ रहा है उतनी तेजी से बिजनेस को भी बढ़ाया जाए, तो आप इससे आने वाले प्रॉफिट का बहुत बड़ा हिस्सा वापस इसमें क्या करते हैं, इन्वेस्ट कर देते हैं। अगर सब कुछ ठीक रहा और स्टार को आपने मेंटेन करके रखा, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपका मार्केट शेयर हाई रहेगा। लेकिन आप जानते हैं कि टाइम का साइकिल है, इंडस्ट्री ग्रोथ रेट लो होगा, तो इंडस्ट्री ग्रोथ रेट जब लो होगा और आपने मार्केट शेयर को हाई पे मेंटेन करके रखा हुआ है, तो ये स्टार कन्वर्ट हो जाता है कैश काउ में। अब कैश काउ को कैश काउ क्यों कहा गया, तो बिकॉज दिस कैश काउ इज गोइंग टू जनरेट अ लॉट ऑफ सरप्लस कैश। गाय आपको दूध देती है ना, बेनिफिट, तो ये आपको कैश देने वाली। तो कैश काउ की कैटेगरी में जो भी फॉर्म आ रहा है, दैट फॉर्म विल बी जनरेटिंग सरप्लस कैश।
तो हम कहते हैं स्टार अगर सब कुछ ठीक रहा दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू कैश काउ एंड कैश काउ विल जनरेट सरप्लस कैश। अब देखो कैश की जरूरत किसको थी, आप कहते हैं क्वेश्चन मार्क, और सरप्लस कैश जनरेट कहां हो रहा है, कैश काउ। तो यहां से जब आप कैश निकाल के यहां इन्वेस्ट करते हो ना, इसी को कहते हैं रिसोर्स अलोकेशन, है ना। अगर पूछा जाए आपसे तो बोलना कि कैश को सरप्लस कैश दे रहे, क्वेश्चन मार्क प्रोडक्ट जो है मेरा उसको इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो हम यहां का पैसा निकाल के यहां लगा सकते हैं। देन देयर कम द फोर्थ सेल, यहां दोनों चीजें लो है, आपका रिलेटिव मार्केट शेयर भी लो है और आपका मार्केट ग्रोथ रेट भी लो है, तो इसको कहते हैं डॉग। डॉग क्यों कहते हैं, डॉग भौंकता है ना, बाग करता है ना, क्या करता है उससे आपको अलर्ट करता है फॉर एनी डेंजर। तो ये डॉग है, ये आपको अलार्म कर रहा है कि देखो कुछ भी हो सकता है, मैं लॉस भी बुक कर सकता हूं, राइट, मेरा कुछ करो। तो आप क्या करोगे इसको, हम कहते हैं सर देखो अगर कोई स्ट्रेटेजिक पर्पस है तो हम डॉग को बचाते हैं, वरना हम डाइवेस्ट कर देते हैं, है ना। इसमें इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है, याद रखना, और इसको डाइवेस्ट भी किया जा सकता है। कितने ऑप्शंस हो गए, 4, क्वेश्चन मार्क, स्टार, कैश काउ एंड डॉग। दिस इज योर बीसीजी मैट्रिक्स। सबसे पहले हमारे पास लेट्स से फर्स्ट हमने लिया स्टार को, तो क्या बोलेंगे, स्टार क्या हो गया, ग्रोइंग रैपिडली। स्टार वो होता है जो क्या कर रहा है, बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। ऑल्सो नीड हेवी इन्वेस्टमेंट टू मेंटेन देयर पोजीशन, और हमने क्या कहा था, ये जनरेट्स प्रॉफिट बट अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इज री इन्वेस्टेड, तो हेवी इन्वेस्टमेंट की इसमें जरूरत होती है। दे रिप्रेजेंट बो बेस्ट अपॉर्चुनिटीज फॉर एक्सपेंशन। सेकेंड इज द कैश काउ, क्या देगा ये, सरप्लस कैश। यहां हमारा इंडस्ट्री का ग्रोथ रेट क्या था, लो था, लेकिन मार्केट शेयर क्या था, हाई था। इट्स अ लो ग्रोथ हाई मार्केट शेयर बिजनेस और प्रोडक्ट, दे जनरेट कैश एंड हैव लो कॉस्ट। इसकी खासियत यही है क्योंकि ये मैच्योरिटी स्टेज है, मैच्योरिटी स्टेज में आप सेल को बहुत ज्यादा बढ़ा नहीं सकते, आपको मेंटेन करना है, तो आपका खर्चा कम हो जाता है। स्टार में आपने सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाया, बट आपने स्टार को तो कैश काउ नहीं बोला, क्यों नहीं बोला, क्योंकि वो उस प्रॉफिट का बहुत बड़ा हिस्सा तो फिर से वापस इन्वेस्ट हो गया। कैश काउ में ऐसा नहीं होता, कैश काउ में सरप्लस कैश देगा ये आपको, क्योंकि यहां कॉस्ट कम होता है, कॉस्ट कम होता है तो आपका पैसा बचेगा, नेट प्रॉफिट ज्यादा होगा, तो आप उस पैसे को क्या कर सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो समवेयर एल्स। They are established, successful and need less investment to maintain their market share. In long run, when the growth rate slows down, star becomes the cash cow. ये हमने सीखा था अभी। Then there is the question mark. What is question mark? हमने कहा नाम ही सर इसका question mark है। It is also called as problem child और wild cat. यहाँ मार्केट शेयर क्या होता है, लो मार्केट शेयर होता है, और बिजनेस ग्रोथ रेट भी क्या होता है, लो बिजनेस ग्रोथ रेट होता है, सॉरी हाई ग्रोथ रेट होता है। डॉग में ऐसा होता है, क्वेश्चन मार्क में ग्रोथ रेट हाई था लेकिन मार्केट शेयर आपका लो था। दे रिक्वायर लॉट ऑफ कैश टू होल्ड देयर शेयर, दे नीड हेवी इन्वेस्टमेंट विद लो पोटेंशियल टू जनरेट कैश। हमें तो नहीं पता ना कि वेदर इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू स्टार और नॉट, कन्वर्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। कन्वर्ट हुआ तो बेनिफिट देगा, नहीं हुआ तो नुकसान हो गया ना, राइट। इसीलिए हम कहते हैं कि दे नीड हेवी इन्वेस्टमेंट विद लो पोटेंशियल टू जनरेट कैश। यहां आपको कैश वैश मिलने वाला नहीं है, लेकिन आपको हेवी इन्वेस्टमेंट करना होगा, जस्ट लाइक इंट्रोडक्शन फेज ऑफ एनी प्रोडक्ट और बिजनेस। क्वेश्चन मार्क इफ लेफ्ट अनअटेंडेड आर कैपेबल ऑफ बिकमिंग कैश ट्रैप। अगर आप क्वेश्चन मार्क को सही तरह से हैंडल नहीं कर पाए ना, छोड़ दिया ना इसको, तो हो सकता है ये कैश ट्रैप ना बन जाए, आपका पैसा ना फंसे इसमें। Since growth rate is high, increasing it should be relatively easier. It is business organization to turn them star and then to cash cow when the growth rate reduces. तो अगर ग्रोथ रेट हाई है मार्केट का, तो पॉसिबिलिटी है कि हम उसको स्टार में कन्वर्ट कर दें, और फिर बाद में जाके वही स्टार क्या होता है, कैश काउ में कन्वर्ट हो जाता है। एंड द फोर्थ वन इज डॉग्स। डॉग्स में क्या कहा था, दोनों चीजें लो है, लो ग्रोथ रेट, लो मार्केट शेयर, लो ग्रोथ रेट, लो शेयर। They may generate enough cash to maintain themselves, but do not have much future. So dogs operates on BEP, no profit, no loss. अगर डॉग है इसका मतलब ब्रेक इवन पे आप ऑपरेट कर रहे हैं, किसी तरह का प्रॉफिट है, किसी तरह का लॉस ये बुक नहीं कर रहा है। इसलिए हम कहते हैं कि वो इतना कैश जनरेट करता है कि अपना खर्चा चला सके, बट इसकी गारंटी नहीं है, इसका कोई फ्यूचर नहीं है। समटाइम्स दे मे नीड कैश टू सर्वाइव। डॉग शुड बी मिनिमाइज्ड बाय मींस ऑफ डिवेस्टमेंट और लिक्विडेशन। हमने क्या कहा था, जब तक कोई स्ट्रेटेजिक पर्पस ना हो तब तक इसको नहीं बचाया जाता है, इसको क्या करते हैं, डाइवेस्ट कर देते हैं या लिक्विडेट कर देते हैं। तो ये 4 सेल बनते हैं आपके किसमें, बीसीजी मैट्रिक्स में, जो आपको ध्यान में रखना है। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि हमने 4 सेल में, मान लो आपके पास 4 प्रोडक्ट है ABCD, राइट। आपने चारों प्रोडक्ट को स्टडी किया 2 डायमेंशंस के आधार पे, कि मार्केट शेयर देखा आपने, और आपने उसका रिलेटिव मार्केट शेयर देखा, और आपने उसका बिजनेस ग्रोथ रेट देखा।
अब बिजनेस ग्रोथ रेट एंड रिलेटिव मार्केट शेयर के आधार पे आपने अपने चारों प्रोडक्ट को चारों सेल में प्लेस कर दिया। ए हो गया क्वेश्चन मार्क, बी हो गया स्टार, सी हो गया कैश कॉ, डी हो गया डॉट। अब सवाल ये आता है आपके सामने कि ए बी सी डी पे किस तरह की स्ट्रेटजी अप्लाई की जाए। बीसीजी मैट्रिक्स इसमें आपको गाइडेंस देता है, जैसे आपको एडीएल ने दिया था कि ग्रीन जोन में जाओगे तो क्या होगा, येलो जोन में जाओगे तो क्या होगा, रेड जोन में जाओगे तो क्या होगा। लाइकवाइज इन 4 सेल में किस तरह की स्ट्रेटजी अप्लाई की जा सकती है। तो आप बोलोगे 4 सेल है और 4 स्ट्रेटजी। एक होता है बिल्ड, एक होता है होल्ड, एक होता है हार्वेस्ट, एक होता है डाइवेस्ट। तो बिल्ड, होल्ड, हार्वेस्ट, डाइवेस्ट एग्जाम में आ चुका है। पहली स्ट्रेटजी है बिल्ड की। बिल्ड का मतलब होता है मार्केट शेयर को बिल्ड करना। मार्केट शेयर को क्या करना, बिल्ड करना। हियर द ऑब्जेक्टिव इज टू इंक्रीज मार्केट शेयर। मार्केट शेयर को इंक्रीज करने की हम बात करते हैं, इवन बाय फॉरगोइंग शॉर्ट टर्म अर्निंग्स इन फेवर ऑफ बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग फ्यूचर विद लार्ज मार्केट शेयर। शॉर्ट टर्म अर्निंग को भी हम क्या कर रहे हैं, हम फॉरगो कर रहे हैं। बोले नहीं ठीक है, ये लॉन्ग टर्म में हमें क्या देने वाला है, रिटर्न देने वाला है। आप याद करो आपने क्या कहा था, आपने जब स्टार की बात करी थी तो आपने क्या कहा था स्टार को, आपने कहा था कि ये हमें क्या करता है, ह्यूज कैश हमें जनरेट करता है, बट उसका बहुत बड़ा हिस्सा हम क्या कर रहे थे, री इन्वेस्ट कर रहे थे। किस उम्मीद से कि ये स्टार एक दिन क्या बनेगा, कैश खाओ और फिर ये हमें सरप्लस कैश जनरेट करके देगा। इवन क्वेश्चन मार्क में भी आपने क्यों इन्वेस्टमेंट किया था, क्योंकि आपने कहा था क्वेश्चन मार्क में अगर इन्वेस्टमेंट करते तो ये स्टार में बनेगा, और जब इंडस्ट्री ग्रोथ रेट लो होगा तो यही स्टार मेरा क्या बन जाएगा, कैश खाओ बन जाएगा। सो बिल्ड का मतलब होता है मार्केट शेयर बिल्ड करना। सेकंड वन इज होल्ड। होल्ड का मतलब होता है मार्केट शेयर प्रिजर्व करके रखना। जैसे आपने कहा मैच्योरिटी स्टेज में, या आपने कहा कैश कॉ, तो कैश फ्लो में आप क्या कह रहे थे कि अब मार्केट शेयर बहुत ज्यादा नहीं बढ़ सकता, हमें इसे क्या करना है, मेंटेन करके चलना है। सो हियर द ऑब्जेक्टिव इज टू प्रिजर्व मार्केट शेयर। हार्वेस्ट, हार्वेस्ट का मतलब होता है शॉर्ट टर्म कैश फ्लो को बढ़ाना, इवन इग्नोरिंग द लॉन्ग टर्म इफेक्ट। लॉन्ग टर्म इफेक्ट को भी हम इग्नोर करते हैं, शॉर्ट टर्म कैश फ्लो को बढ़ाते हैं। आपने क्या कहता है, कैश कॉ से पैसा निकाल के किसको डाल दिया था, क्वेश्चन मार्क को डाल दिया था। एंड देन देयर इज द डाइवेस्टमेंट। डॉग में आपने क्या कहता, डाइवेस्ट कर दिया था। ऑब्जेक्टिव इज टू सेल और लिक्विडेट द बिजनेस। सो बिल्ड का मतलब मार्केट शेयर बढ़ाना, होल्ड का मतलब मार्केट शेयर को प्रिजर्व करके रखना, हार्वेस्ट का मतलब शॉर्ट टर्म कैश फ्लो को बढ़ाना, और डाइवेस्ट का मतलब सेल ऑफ कर देना, राइट, सेल आउट कर देना। दिस इज योर बीसीजी मैट्रिक्स। अब इस चैप्टर का जो आखिरी मैट्रिक्स है दैट इज जी इलेक्ट्रिकल, इसको जनरल इलेक्ट्रिक कह सकते हो, इसको जी भी हम कह सकते हैं, जी मैट्रिक्स या स्टॉप लाइट मॉडल भी इसको कहते हैं। ओके, जरा ध्यान देना, ये जो मॉडल है ना आपका, ये भी मैकिन्से ने ही दिया था। इसको आप जी मैकिन्से के नाम से भी देख सकते हैं, ठीक है, इसको आप जी के नाम से भी देख सकते हैं, और इसको आप स्टॉप लाइट मॉडल के नाम से भी देख सकते हैं। किसी भी नाम से क्वेश्चन आ सकता है एग्जामिनेशन में, उसके लिए तैयार रहना। जी मैकिन्से का मतलब क्या हुआ, जनरल इलेक्ट्रिक एंड मैकिन्से। मैकिन्से वाज द कंसल्टेंसी फर्म, जी वाज द कंपनी। इसी कंपनी में इस मॉडल को डेवलप किया गया था, इसीलिए इसका नाम इस मॉडल के साथ आता है। ये मॉडल स्टॉप लाइट पे आधारित है। आप जानते हो ना इसको, स्टॉप लाइट में हमारे पास कितने कलर्स होते हैं, 3 कलर्स होते हैं, रेड होता है, एम्बर या येलो होता है, और ग्रीन होता है। ग्रीन क्या कहता है, गो, येलो क्या कहता है, कॉशन, और रेड क्या कहता है, स्टॉप। यही है ना इसका इंटरप्रिटेशन। तो इस तरह से हमारे पास यहां भी 3 जोन बनते हैं, 3 एरियाज बनते हैं, और हम देखेंगे कि हमारी कंपनी किस एरिया में आती है। अगर हमारी कंपनी ग्रीन एरिया में फॉल करती है तो हम ग्रो कर सकते हैं। अगर हमारी कंपनी येलो एरिया में है तो हमें होल्ड करना पड़ेगा। अगर हमारी कंपनी रेड एरिया में है तो हमें डाइवेस्ट करना पड़ेगा। सो ग्रो, होल्ड, डाइवेस्ट। तो बिल्ड, होल्ड, हार्वेस्ट, डाइवेस्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो आप यहां भी यूज करते हैं ना, बेसिकली सेम चीज है, राइट। बट ये ट्रैफिक लाइट मॉडल पे ये मॉडल थोड़ा सा अलग होगा, एंड इट इज डिफरेंट फ्रॉम बीसीजी मैट्रिक्स। नाउ हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम बीसीजी मैट्रिक्स। तो बीसीजी मैट्रिक्स में 2 डायमेंशन लिया था आपने, रिलेटिव मार्केट शेयर के लिए और बिजनेस ग्रोथ रेट के लिए। अब बीसीजी कहता है, जी मैकिन्से कहता है कि व्हाई ओनली हाई एंड मीडियम, व्हाई नॉट, व्हाई ओनली हाई एंड लो, व्हाई नॉट मीडियम। तो दोनों डायमेंशन के लिए अब 3 स्केल आ गए, हाई मीडियम लो, हाई मीडियम लो। तो पहले तो नंबर ऑफ सेल बदल गया, जहां आपके बीसीजी मैट्रिक्स में 4 सेल थे, यहां 9 सेल बनेगा, क्योंकि 3 पैरामीटर्स आ गए। दूसरा इसका कहना है कि ये बताओ कि आपने इंडस्ट्री के बारे में जब आपको बताना था तो आपने मार्केट ग्रोथ रेट बता दिया, बिजनेस ग्रोथ रेट बता दिया, और आपने बोला ग्रोथ रेट से इंडस्ट्री के बारे में पता चल जाएगा। कैसे? अब ग्रोथ रेट से इंडस्ट्री के बारे में कैसे पता चल सकता है, क्योंकि इंडस्ट्री में तो और भी बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। ऐसा सोचो आप, ऐसा जी मैकिन्से के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो। हम कहते हैं इंडस्ट्री में तो और भी बहुत सारी चीजें होती है, जैसे हम इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन की बात करते हैं, है ना, हम ड्राइवर्स की बात करते हैं, करेक्ट, हम इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की बात करते हैं। ग्रोथ रेट इकोनॉमिक इंडिकेटर का एक मुद्दा है,
एक पॉइंट है। उसके बाद भी तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो फैक्टर्स इंडस्ट्री के अट्रैक्टिवनेस को अफेक्ट करते हैं। और लाइकवाइज रिलेटिव मार्केट शेयर से आपने बिजनेस के स्ट्रेंथ को बता दिया। क्या सिर्फ रिलेटिव मार्केट शेयर से ही बिजनेस का स्ट्रेंथ पता चलेगा? क्या प्रॉफिट कुछ नहीं होता? क्या टेक्नोलॉजी कुछ नहीं होता? क्या कस्टमर सेटिस्फैक्शन कुछ नहीं होता? तो फिर यहां भी बहुत सारे फैक्टर को कंसीडर करने चाहिए थे। तो आपका जी मैकिन्से भी 2 डायमेंशन पे आधारित है, बट दोनों डायमेंशन के लिए मल्टीपल फैक्टर्स को कंसीडर किया जाता है। दिस मॉडल हैज बीन यूज्ड बाय जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी, डेवलप्ड बाय GE विद द असिस्टेंस ऑफ द मैकिन्से। दिस मॉडल इज आल्सो नोन एज बिजनेस प्लानिंग मैट्रिक्स, GE 9 सेल मैट्रिक्स एंड GE मॉडल। सारे नाम को ध्यान में रखना, किसी भी नाम से क्वेश्चन आ सकता है। The strategic planning approach in this model has been inspired from the traffic control lights. The lights that are used at crossing to manage traffic are green for go, yellow for caution, and red for stop. This model uses 2 factors while taking a strategic decision. एक हो गया business strength और एक हो गया market attractiveness. लेकिन अब ये जो 2 डायमेंशन ले रहा है, इस डायमेंशन को डिसाइड करने के लिए मल्टीपल फैक्टर्स आर कंसीडर्ड। अंडरस्टैंडिंग जी, देखो इन दिस मैट्रिक्स वर्टिकल एक्सिस पे आपका क्या आ गया? मार्केट अट्रैक्टिवनेस। हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे आपका आ गया बिजनेस स्ट्रेंथ। अब क्या होता है, जब आप मार्केट अट्रैक्टिवनेस को डिटरमिन करते हो ना, उसमें नंबर ऑफ फैक्टर्स को कंसीडर किया जाता है। जैसे मार्केट का साइज क्या है, मार्केट का ग्रोथ रेट क्या है, इंडस्ट्री प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, प्राइसिंग ट्रेंड, ओवरऑल रिस्क and return, opportunity for differentiation, demand variability, segmentation, distribution structure, etc. तो ना मल्टीपल फैक्टर्स आर कंसीडर्ड। तो फिर वेटेड एवरेज का यूज होता है, इनको वैल्यू असाइन किया जाता है और इनका जो वेटेड एवरेज निकलेगा वो बता देगा हमारा कि मार्केट अट्रैक्टिवनेस क्या है। तो अब मार्केट अट्रैक्टिवनेस को फाइंड आउट करने के लिए, डिटरमिन करने के लिए मल्टीपल फैक्टर यहां यूज हो रहा है। क्या वहां ऐसा हुआ था? नहीं, मार्केट अट्रैक्टिवनेस को BCG ने सिर्फ ग्रोथ रेट से बता दिया, बट ये ऐसा नहीं करता। लाइकवाइज बिजनेस स्ट्रेंथ जब मेजर करते हो आप, तो वहां भी आप कई सारे ड्राइवर्स को, कई सारे फैक्टर्स को कंसीडर करते हो। जैसे मार्केट का शेयर क्या है, मार्केट शेयर ग्रोथ रेट क्या है, प्रॉफिट मार्जिन क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी क्या है, ब्रांड इमेज क्या है कंपनी की, प्राइस एंड क्वालिटी में वो कंपीट कर पा रहा है या नहीं, कस्टमर लॉयल्टी क्या है, प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या है, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी क्या है, रिलेटिव कॉस्ट पोजीशन क्या है, मैनेजमेंट कैलिबर क्या है, एंड सो ऑन। तो ये सब कंपनी से रिलेटेड, ये सब बिजनेस के स्ट्रेंथ को बताता है। तो मल्टीपल फैक्टर्स को कंसीडर करके बिजनेस स्ट्रेंथ को डिटरमिन किया जाता है। तो हो गया ना BCG से अलग। BCG में 2 डायमेंशन थे, रिलेटिव मार्केट शेयर एंड ग्रोथ रेट। यहां भी 2 डायमेंशन है, लेकिन दोनों डायमेंशन को डिसाइड किया जाता है मल्टीपल फैक्टर्स को कंसीडर करके, पहली बात। दूसरी बात, BCG में दोनों डायमेंशन के लिए 2 स्केल था, हाई एंड लो, और यहां क्या डाला, यहां मीडियम स्केल को इंक्लूड कर दिया गया। जैसे ही आप मीडियम स्केल को लेके आते हैं, तो देखो इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस है, बिजनेस यूनिट स्ट्रेंथ है। बिजनेस यूनिट स्ट्रेंथ है, इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस है। नाउ दिस कैन बी हाई, मीडियम, लो, दिस कैन बी हाई, मीडियम, लो, राइट। तो क्या हो गया, तो हम कहते हैं सर टोटल 9 सेल का मैट्रिक्स बन गया। अब आपका ये जो ग्रीन जोन है ना, ये जो आपका ग्रीन जोन है, इसका मतलब होता है ग्रो, और ये जो येलो जोन है इसका मतलब है होल्ड, और ये जो आपका रेड जोन है इसका मतलब होता है हार्वेस्ट। और ये लास्ट वाले में तो सीधा आप क्या करते हो, डाइवेस्ट ही कर देते हो। सबसे बुरा पोजीशन है ना ये, यहां क्या करते हो आप, डाइवेस्ट कर देते हो। दिस इज योर GE मैकिन्से मैट्रिक्स, दिस इज योर GE मैकिन्से मैट्रिक्स। देखो कितने सेक्शन है, 3 सेक्शंस बनते हैं। पहला सेक्शन क्या हो गया, ग्रीन सेक्शन। इफ द प्रोडक्ट फॉल्स इन द ग्रीन सेक्शन, द बिजनेस इज एट एडवांटेजियस पोजीशन, ग्रो कर रहा है, एडवांटेजियस पोजीशन में है। स्ट्रेटेजिक डिसीजन कैन बी टू एक्सपैंड, इन्वेस्ट एंड ग्रो। अगर आप येलो सेक्शन में गए तो इट नीड्स कॉशन, और मैनेजरियल डिस्क्रिप्शन की जरूरत होगी कि किस तरह का एक्शन लिया जाए, कॉशन वाला एरिया है ये। और जब आप रेड में जाते हैं तो इसका मतलब लीड टू लॉस, ये आपको किधर लेके जा रहा है, ये आपको लॉस की तरफ लेके जा रहा है। सो अल्टीमेटली आप देखोगे आपको क्या करना पड़ रहा है, रिट्रेंचमेंट करना पड़ रहा है। BCG वर्सेस GE मैकिन्से को हमने डिस्कस किया, राइट, उसको हमने डिस्कस किया। दो आधार पे हमें ध्यान में रखना है, एक तो हाई, मीडियम, लो के आधार पे ध्यान में रखना है, और एक ध्यान में रखना है कि मल्टीपल फैक्टर कंसीडर होता है इन द केस ऑफ व्हाट, GE मैकिन्से टू डिटरमिन 2 डायमेंशंस। सो इस तरह से आपका ये था चैप्टर नंबर 4। वी आर डन विद चैप्टर नंबर 4 पार्ट 2। बड़ा वाइटल पार्ट है ये, है ना। अब नेक्स्ट सेशन में मैं चैप्टर नंबर 5 को वाइंड अप करूंगा, उसके साथ आपका SM का सिलेबस खत्म हो जाएगा, राइट। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने सारे चैप्टर्स को रिवाइज किया होगा। ये आपका फर्स्ट रिवीजन है, सेकंड रिवीजन आपका बुलेट पॉइंट्स का होने वाला है, राइट। MCQ पे ज्यादा टाइम वेस्ट मत करना,
कॉन्सेप्ट क्लैरिटी रहेगी, एमसीक्यू आप बड़े आराम से कर लोगे। एमसीक्यू कितना भी सॉल्व कर लो, उससे आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है एग्जाम में, राइट। तो वी विल स्टिक टू द कॉन्सेप्ट को थोरली करते रहिए। बाद में सैंपल एमसीक्यूज में आपको कुछ जरूर कराऊंगा, बट जैसा मैंने कहा इससे कुछ खास फायदा आपको होने वाला नहीं। इन नेक्स्ट सेशन वी विल बी कवरिंग चैप्टर नंबर 5 और वो हमारा लास्ट सेशन होगा। और पैरेलल में कल से आपका एफएम भी स्टार्ट हो रहा है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने फॉर्म फिलअप किया होगा एफएम का जो वीडियो डला था उसमें, है ना, जिसमें हम 169 क्वेश्चंस को करने जा रहे हैं, स्टडी मैट के सारे क्वेश्चंस को करने जा रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने निश्चित रूप से फॉर्म भरा होगा, राइट। वो फॉर्म सिर्फ आपके इन्फॉर्मेशन के लिए, ताकि हम आपको ग्रुप में ऐड कर सकें और आपको हम मटेरियल्स प्रोवाइड कर सकें, करेक्ट। सो वी स्टॉप हियर टुडे इन दिस सेशन। इन नेक्स्ट सेशन वी विल बी कवरिंग चैप्टर नंबर 5। थैंक यू एवरीवन, कीप वर्किंग हार्ड, कीप शाइनिंग, बाय बाय, टेक केयर।